नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे HTET PGT लेवल 3 एग्जाम PGT पेपर कॉमर्स का एनालिसिस करेंगे, सोल्व करेंगे। 2017 में ये पेपर हुआ था। इसमें जो क्वेश्चंस हैं महत्वपूर्ण हैं उन सभी एग्जाम्स के लिए जिनमें कॉमर्स के MCQ पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कॉमर्स का हमारे सामने। एक माइनर है, ही टेक्स अ लोन ऑफ ₹10,000 फ्रॉम बी से वो एक लोन लेता है जब वो माइनर है तब। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी ही अप्लाइज टू बी फॉर अ फर्दर लोन ऑफ ₹10,000। जब वो मेजर हो जाता है, यानी कि इंडिया में 18 साल तक का जब कोई होता है पर्सन तो हम उसको माइनर मानते हैं, और 18 वर्ष की एज जब प्राप्त कर लेता है उसको हम उसके बाद से मेजर मानते हैं, वयस्क कहते हैं। बी गिव्स दिस लोन, जब वो मेजर हो जाता है फिर वो 10,000 रुपये की डिमांड करता है बी से, और बी उसको लोन दे देता है। एंड ऑब्टेन्स फ्रॉम ए अ कंबाइंड प्रोमिसरी नोट, और अब वो ए से एक शामिल प्रोमिसरी नोट प्राप्त कर लेता है 20,000 का, दोनों लोन के लिए 10,000 के, जो 10,000 पहले लिए थे 10,000 अब ले लिए। दिस विल बी टेकन एज, इसको क्या माना जाएगा? कि इसका इनमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, इसको एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, नया कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट है द मैनेजमेंट रोल अप्रोच डेवलप्ड बाय, प्रबंधकीय रोल अप्रोच ये डेवलप की थी किसने? तो इसको डेवलप करने वाले थे हेनरी मिंट्सबर्ग। इन्होंने मैनेजरियल रोल अप्रोच में ये बताया था कि जो अब तक मैनेजमेंट को डिफाइन करते थे हम अलग थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में, इन्होंने नए तरीके से डिफाइन किया कि मैनेजर को उसके रोल के मुताबिक डिफाइन किया जाना चाहिए, यानी कि एक मैनेजर वो है जो वो मैनेजर का रोल प्ले करता है। इन्होंने मैनेजर के रोल्स बताए और उनके माध्यम से इसको डिफाइन किया। इसी को मैनेजमेंट रोल अप्रोच कहते हैं कि वो अपने काम करते समय कौन कौन से रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग एसेट्स इज नॉट डेप्रिसिएटेड, इनमें से कौन सी एसेट ऐसी है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है? तो इनमें से लैंड एक ऐसी एसेट है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, क्योंकि जमीन का जो पीरियड है, उसकी जो अवधि है वो अनंत है, इनफाइनाइट है, हमेशा तक चलती रहेगी, इसलिए इस पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगाया जाता है। नेक्स्ट है which one is an organizational factor of McKinsey's 7S framework। तो मैकिन्सी ने एक 7S फ्रेमवर्क दिया है ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। इसमें कहा गया है कि वो कौन सा नहीं है। इसमें जो 4 ऑप्शंस हैं, सर्विस, स्ट्रक्चर, सेल्स, सोर्स, हमें पहचान करनी है। इनमें से विच वन इज एन, कौन सा है ये बताना है। तो मैकिन्सी के जो फ्रेमवर्क है इसमें उन्होंने 7 चीजें बताई हैं, 7S के नाम से जाना जाता है, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर के बाद स्ट्रेटेजी, इसके बाद हम कहते हैं स्किल्स, इसके बाद हम कहते हैं सिस्टम, इसके बाद हम कहते हैं शेयर्ड वैल्यूज, इसके बाद हम बोलते हैं इसको स्टाइल, इसके बाद नेक्स्ट है स्टाफ। इन्होंने कहा कि जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो पूरी की पूरी ये जो फैक्टर्स हैं इनके इर्द गिर्द संस्था चलती है। ये काफी महत्वपूर्ण फैक्टर्स हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के सफल होने में। तो इनमें से अब हम पहचान कर सकते हैं, इसमें से जो ऑप्शन बी है वो इसका सही ऑप्शन है, स्ट्रक्चर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द हॉट स्टोव रूल प्रोपाउंडेड by Douglas McGregor, a sound disciplinary system is an organization does not includes। इसमें कहा गया है, दरअसल ये एक डगलस मैकग्रेगर ने एक तरकीब, एक स्कीम या आइडिया सुझाया था लोगों को कि हॉट स्टोव रूल की तरह हमको अपनी संस्था में डिसिप्लिनरी सिस्टम मेंटेन करना चाहिए। मतलब हमारा डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए जैसे हॉट स्टोव होता है, और वो लोगों को अपने आप ही डिसिप्लिन सिखा देता है। ये ऐसा एक तरीका है
डिसिप्लिन का, जिसमें कोई बायसनेस किसी के साथ नहीं होती है, कोई पक्षपात नहीं होता है। उन्होंने बताया हॉट स्टोव के आधार पर कि जैसे एक स्टोव होता है, जब वो काफी हॉट होता है, गर्म होता है, तो लोग अपने आप उसका जो हॉट एरिया होता है उसको टच नहीं करते हैं, वो डिसिप्लिन में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो जो मेजर रोल प्ले करता है, कौन कौन से करता है, कि जब आप उससे हाथ लगाओगे गर्म से, तो बर्न्स इमीडिएटली, तुरंत जलेगा आपका हाथ, वो बर्न करेगा आपके हाथ को। तो पहला है वो हाथ को जलाएगा। दूसरा है प्रोवाइड वार्निंग, ये वार्निंग भी देता है। जैसे जब आप हाथ को नजदीक ले जाओगे तो आंच आपको पहले ही आनी शुरू हो जाएगी, यानी कि गर्मी आपको पहले से दिखनी शुरू हो जाएगी, तो आपको समझ जाना चाहिए। इसके और किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है। तीसरा है कंसिस्टेंट पनिशमेंट, इसकी जो पनिशमेंट रहती है वो कंसिस्टेंट है, लगातार है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार आपने हाथ कर दिया, चलो कोई बात नहीं, अगली बार कुछ नहीं कहेंगे। हर बार आप जितने बार टच करोगे उतने बार आपको ये बर्न करेगा। और नेक्स्ट है बर्न्स इम्पर्सनली। इम्पर्सनली का मतलब है कि ये कोई पक्षपात नहीं करता है, चाहे मिस्टर ए है, चाहे मिस्टर बे है, कोई भी है, कोई भी अगर हाथ टच करेगा तो उसका हाथ जलेगा। तो इनका कहना था कि अगर हमको सही तरीके से डिसिप्लिन करना है, अब देखो इसका एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने कहा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं है, सबके साथ एक जैसा बर्ताव होगा। तो जब किसी आदमी का हाथ जलेगा तो वो इसको दोषी नहीं ठहराएगा स्टोव को, क्योंकि उसको पता है कि स्टोव की नेचर है और वो वैसा ही करता है और सबके साथ वैसा ही होता है। तो वो नहीं कहेगा नहीं स्टोव खराब है, वो खुद समझ जाएगा कि मेरी गलती थी। ठीक वैसे ही इन्होंने कहा कि हमें एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना डिसिप्लिन का सिस्टम ऐसे ही रखना चाहिए, चाहे कोई मिस्टर एक्स है, चाहे कोई मिस्टर वाई है, हमारे रूल सबके लिए एक जैसे होने चाहिए और सबको अगर कोई गलती करता है तो पनिशमेंट मिलना चाहिए, लेकिन पनिशमेंट से पहले उसको एक वार्निंग भी मिलना चाहिए जब वो गलती करता है। तो ये इन्होंने एक सिस्टम डिवाइड किया। अब हमें इनमें से छांटना है कि इन्होंने जो पूछा था कि डज नॉट इंक्लूड, कौन सा इसमें से नहीं है। तो एडवांस वार्निंग ये है, एडवांस वार्निंग देना होता है। इमीडिएसी ऑफ लोकेशन, तो लोकेशन की इमीडिएसी होती है कि जैसे ही आप लोकेशन के नजदीक पहुंचोगे आपको प्रॉब्लम होगी, ये भी है। नेक्स्ट है इमीडिएसी इन रिट्रेंचमेंट, ये नहीं है। और नेक्स्ट है इम्पर्सनल, इम्पर्सनल होता है बिल्कुल, चाहे कोई पर्सन है, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं। तो सी इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज एमबीओ। एमबीओ क्या है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो इसको नाम से पता चल रहा है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। एमबीओ एक मैनेजमेंट का एक स्ट्रेटेजिक टूल है, एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच है, जिसको दिया था पीटर ड्रकर ने। और इसको एमबीए के अलावा एमबीई भी एमबीआर भी बोला जाता है, मैनेजमेंट बाय रिजल्ट्स। नेक्स्ट है विच इज नॉट द पार्ट ऑफ एबेल्स बिजनेस डेफिनेशन। अब एबेल्स की एक बिजनेस की डेफिनेशन है, हमें बताना है इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है। तो इनकी जो डेफिनेशन है इसमें उन्होंने बताया है कि एक बिजनेस अपने आप को किस प्रकार से डिफाइन करे। इन्होंने बताया कि एक बिजनेस अपने आप को जब डिफाइन करेगा तो तीन उसको डायमेंशन बताई कि तीन डायमेंशन में अपने आप को डिफाइन करेगा बेटर, अगर उसको बिजनेस को समझना है अपने को या डिफाइन करना है। तो सबसे पहला है बिजनेस कहेगा कंज्यूमर ग्रुप को डिफाइन करेगा कि मेरा कंज्यूमर ग्रुप कौन है, यानी कि कौन लोग हैं जिनको, जो मेरे कंज्यूमर हैं जिनके पास मेरी सर्विसेज या गुड्स जानी है। दूसरी बात, फिर अब उसको क्लैरिटी रखनी चाहिए, यानी कि डिफाइन करना चाहिए कि जो मेरा कंज्यूमर ग्रुप है उसकी नीड क्या है या उसके फंक्शन क्या है। इसको कंज्यूमर फंक्शन या कंज्यूमर नीड कहते हैं। इसमें उसको जानना है कि मेरे कंज्यूमर्स की नीड क्या है, उनको किस चीज की जरूरत है। और फिर उसके बाद इसको देखना है कि कौन सी टेक्नोलॉजी अपनाएगा, यानी कि टेक्नोलॉजी यूटिलाइज्ड, कौन सी टेक्नोलॉजी है यूटिलाइज करेगा जिससे कि उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करेगा। इन चीजों पे हमेशा बिजनेस को गौर करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में जो पूछा था विच इज नॉट द पार्ट कौन सा नहीं है, अब उसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। कस्टमर ग्रुप है, रिटेलर ग्रुप ये नहीं है, तो यही सही जवाब होगा। कस्टमर फंक्शन है और अल्टरनेटिव टेक्नोलॉजीज हैं जिनसे हम एक अपने कंज्यूमर की जो नीड्स है उनको सेटिस्फाई करेंगे। नेक्स्ट है द मीन एंड वेरिएंस ऑफ ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर 2 and 9 रेस्पेक्टिवली। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और उसका मीन है 2 और उसका जो वेरिएंस है वो है 9। फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल, आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स डिफरेंस फ्रॉम मीन इज 0.4115, जिसके लिए इसकी मीन से जो प्रोबेबिलिटी मीन से डिफर होने की, यानी कि ऐसा वेरिएबल
ऐसा वेरिएबल जो इस मीन से डिफर है, और उसका जो डिफर है उसके बारे में बताया है कि वो उसका डिफरेंस का जो एरिया है उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी संभावना इन्होंने बताई है वो है 0.115। तो इसमें आपको कैलकुलेट उस वेरिएबल को करना है, उस वेरिएबल को फाइंड आउट करना है। दरअसल इसमें एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है, या तो ये कह सकते हैं या कहिए कि इसके साथ एक टेबल होनी चाहिए थी जिसमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया दिया होता है, क्योंकि ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया है। डिफरेंस इसमें बताया गया है कितनी दूरी है, तो ये उसके एरिया को बताता है। अब इसके हिसाब से हमको इसका जो जेड है वो जानना होगा। तो टेबल में जो वैल्यूज दी होती हैं जेड के एरिया के फैलाव की, जेड की यानी कि उसके फैलाव की, उन वैल्यूज में जब इसको चेक करेंगे टेबल में, तो जेड की सीरीज में ये 1.3 में मैंने उस टेबल में देखा 1.3 के 5th रो में ये लिखा हुआ था 0.4115। तो यहाँ पे इसकी कोई जरूरत है नहीं। इससे हमें केवल ये पता चल जाता है कि इसका मतलब जो जेड है उसकी वैल्यू 1.35 है। बस अब हमें इसका जेड का फॉर्मूला रखना है जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। जेड का फॉर्मूला रखेंगे तो जेड का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से होता है, जेड इक्वल्स टू एक्स माइनस एक्स बार यानी कि मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। अब यहाँ पे जो 9 दिया है ये दिया है इन्होंने वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन इसका हो जाएगा √9 करेंगे तो ये एसडी बन जाएगा, तो इसका एसडी आ जाएगा 3। तो 3 यहाँ पे एसडी हमको मिल जाएगा। बाकी सारे आइटम से ही एक्स हमको फाइंड आउट करना है, तो इनकी जब वैल्यूज को हम पुट करेंगे तो जो जेड की वैल्यू है वो तो हम निकाल चुके हैं 1.35 इक्वल्स टू एक्स। एक्स हमको फाइंड आउट करना है, निकालना है, माइनस एक्स बार हमको दिया है क्वेश्चन में 2, तो -2 कर देंगे अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन अभी हमने कैलकुलेट किया 3 हो गया। तो बस इसको अब केवल कैलकुलेट कर देना है, 3 को इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3 5 15 3 3 9 110 1 313 और ये आ जाएगा 405 इक्वल्स टू ये आएगा x माइनस 2। अब x की वैल्यू आ जाएगी, आप इसको 2 को यहाँ पे ले जाएंगे इधर, तो ये जो माइनस है ये इधर आकर के प्लस हो जाएगा, तो 4.05 में 2 आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 6.05। सिंपल कैलकुलेशन है और ये x निकल आएगा 6.05। तो ये वो वेरिएबल आ जाएगा जो इसमें पूछा गया है हमसे। नेक्स्ट देखेंगे 99 5000 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड एट एन एग्जामिनेशन, एक एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट इसमें जो है 5000 स्टूडेंट्स वर अपीयर्ड एट द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन 5000 स्टूडेंट्स ने दिया। द मीन ऑफ मार्क्स वाज 39.5%, 39.5% ये मीन दिया है मार्क्स का। स्टैंडर्ड डेविएशन दिया है 12.5। एज्यूमिंग द डिस्ट्रीब्यूशन टू बी नॉर्मल, ये एज्यूम करना है डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू रिकॉर्डेड मोर देन 60% मार्क्स, हमको उन स्टूडेंट्स का नंबर निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसमें हमें जेड फाइंड आउट करना है, लेकिन वो जो जेड फाइंड आउट करना है, नंबर फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स का, उनका करना है जिनके मार्क्स मोर देन 60 हैं। 60, तो पहले हम 60 मार्क्स जिनके हैं वो निकाल लेंगे और उसके बाद जो मोर देन 60 है उनकी संख्या निकाल आएगी। सम एरियाज ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व आर गिवन बिलो। अब कुछ एरिया, जैसे कि यहाँ ऊपर वाले में टेबल नहीं दी थी, ये टेबल दी है दरअसल केवल उन्होंने यहाँ पे, यही वो टेबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, जिससे हमें एरिया पता चल जाता है कि ये एरिया कवर्ड है यहाँ पे इस रेंज में। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि जब कोई डिस्ट्रीब्यूशन, जब कोई फैलाव इस तरीके से होता है, ये नॉर्मल कहलाता है, यानी कि दोनों तरफ झुकाव बराबर होता है और बीच में से ये टॉप पे रहता है, ये होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो मीन मोड मीडियन है सब समान रहते हैं, तो मीन से आधा जो इधर रहता है और आधा पोर्शन इधर रहता है, आधा एरिया इधर और आधा एरिया इधर, ये बराबर एरिया को दोनों तरफ बांट देता है। जो टोटल समंक है, जो टोटल डेटा का फैलाव है, उसको ये 2 हिस्सों में पूरी तरह से बांट देता है। अब एवरेज से आधे बाहर ऊपर होंगे और आधे एवरेज से नीचे होंगे, एवरेज यानी कि यहाँ पे मीन जो दिया है। हम कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जेड की।
जेड की कैलकुलेशन करेंगे तो इसको उसी तरीके से फॉर्मूला रखेंगे जो अभी लगाया था, वही जेड का फिर फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा। फॉर्मूला है क्या, एक्स माइनस एक्स बार अपॉन आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारे पास वैल्यू इस बार दी है, एक्स की वैल्यू ये है जो यहाँ पे दिया है कि 60% मार्क्स है। ये जो 60 है ये वेरिएबल है हमारा, हमें पहले 60 को फाइंड आउट करना है, तो 60 वेरिएबल होगा, इसलिए 60 यहाँ पे x हो जाएगा माइनस एक्स बार इन्होंने दिया है ये जो एवरेज है 39.5, ये एवरेज हो जाएगी। और इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने बताया है ये 12.5 मार्क्स, 12.5 ये एवरेज, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, जो डेविएशन है इसमें कम ज्यादा है इससे वो इतना है। तो अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे पहले और जेड की वैल्यू निकालनी होगी हमको। जब इसको कैलकुलेट करेंगे 60 में से माइनस कर देंगे और 12.5 से उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल करके आएगी वो आएगी 1.64। अब 1.64 कितना एरिया कवर कर रहा है वो हमें यहां से पता चल जाएगा, इस बार दे रखा है ये टेबल हमको। 1.64 जो एरिया कवर कर रहा है वो है 0.4495। अच्छा, टोटल एरिया होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल कितना माना जाता है, 1, टोटल 1 है। अब क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस टोटल में जो एवरेज से अबव है वो कितना है, वो 5 है, 0.5, 50% का हो। अगर ये टोटल 1 है तो आधा इसका 0.5 हो जाएगा। अब 0.5 में ये कह रहा है कि जो 60 है, 60 वो कितना एरिया कवर कर रहा है, यानी कि 60 तक के जो मार्क्स हैं जिन लोगों के वो कितना एरिया कवर कर रहे हैं वो यहाँ पे निकल करके आ जाएगा। हम इसकी वैल्यू जो है 1.64 की जब इसमें वैल्यू देखेंगे तो ये इतना एरिया कवर कर रहा है 0.4495। इसका मतलब हो गया कि 0.4495 कवर कर रहा है, यानी कि इसमें से ज्यादातर एरिया जो है वो 60 वालों के लिए है। तो बाकी का एरिया कैसे निकालेंगे, ये टोटल एरिया जो हाफ है 0.5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आपको पता ही होगा, पीछे जीरो लगा सकते हैं और इसमें से ये माइनस कर देंगे जो 60% वाले जितना एरिया कवर कर रहे हैं, क्योंकि इस पूरे में से जो एरिया कवर हो रहा है 4495 का, ये वो है जिनका 60% है, और इससे ऊपर जिनका है वो फिर अबव 60 है। तो हमको वही अबव 60 निकालना है। तो अबव 60 के लिए अब हमें बाकी का एरिया निकालना होगा कि आधे में से ये घटा दिया जो 60 का एरिया है, तो ये आ जाएगा 10 से 5 आ जाएगा, 9 से 9 0, 9 से 4 5 आ जाएगा, और ये 0 यानी कि 0.0505 ये एरिया कवर्ड है उनका जिन्होंने 60 से ऊपर मार्क्स अचीव किए हैं। बस इसकी वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू निकल आएगी, टोटल कितने स्टूडेंट थे 5000, और टोटल जो 5000 स्टूडेंट थे उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0505 का, तो इसको निकाल लेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, इसको तीनों जीरो लगा देंगे तो आगे बढ़ जाएगा, और 5 से इसको टोटल निकालेंगे तो वैल्यू इसकी निकल करके आ जाएगी 252.5। बस इतना जो मार्क्स हैं ये सॉरी इतने जो स्टूडेंट हैं वो ऐसे हैं जिनके 60% से अबव मार्क्स हैं। तो इसमें जो सही वैल्यू आ जाएगी हमने अभी कैलकुलेट की 252, तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल रिगार्डिंग कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब कार्ल पियर्सन के जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी हैं और हमें वो इसमें फाइंड आउट करना है। ये कह रहा है कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ये हमको स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इसमें निकालना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालने के लिए हाँ इसका फॉर्मूला लगाएंगे, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो कार्ल पियर्सन का कोरिलेशन का फॉर्मूला है उसको लिखेंगे पहले R, यानी कि कोरिलेशन बराबर होता है इसके अनुसार कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई दोनों का जो कोवेरिएंस है अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इस क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है, बाकी चीजें सब हमें दी हैं। R यानी कि ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y तो नहीं दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y का स्क्वायर यानी कि इसका वेरिएंस दिया है हमें y का, तो इससे स्टैंडर्ड डेविएशन निकल आएगा। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y निकालेंगे हम किस तरीके से, इसका रूट कर देंगे 64.6 का, इसका रूट कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास
8.037, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। बाकी वैल्यूज हमें दी ही हैं, तो इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। आर जो है, आर हमको दिया है, आर की वैल्यू रख लेते हैं 0.98 इक्वल्स टू कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई हमें दिया है 60.7 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स निकालना है ये तो हमको, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई हमने अभी कैलकुलेट किया 8.037। बस इस फॉर्मूले को अब बदल देना है हमें। ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है इसको आगे ले आएंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स बराबर होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स है बराबर होगा 60.7 और अपॉन ये नीचे आ जाएगा इस बार यहाँ 0.98 इंटू 8.037 और ये बराबर आ जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। और इसकी वैल्यू जो आएगी वो निकल करके आ जाएगी, इसको कैलकुलेशन जब करेंगे तो 7.71। अब इसका सोचेंगे कितनी बड़ी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जरूरी नहीं है हमेशा बहुत बड़ी वैल्यू ही कैलकुलेट करें, इसका खाली आइडिया लगाएंगे। जैसे मान लो ये 8 है, ये 0.98 है, इसका पीछे वाला छोड़ दें, इसको 1 लगा लेते हैं, 9 हो जाएगा और 9 से इसको करेंगे तो ये किसके अराउंड आता है, तो थोड़ा बहुत लगता है क्योंकि इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन कर नहीं पाता है आदमी, तो इनमें हिंट ऐसा ही रहता है, बस हमको ये सोच लेना होता है कि किसके समीप बैठेगा, तो ये इसके समीप बैठ रहा है, ये आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। इवन जैसे ये भी क्वेश्चन था, इसको हालांकि हमने कैलकुलेशन करके बताया था, लेकिन इसका भी आप आइडिया लगा सकते थे इस तरीके से कि जैसे मान लो देखो मीन जो है इसका वो 2 है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब इतना इधर डेविएशन या इधर डेविएशन कितना हो सकता है, इन्होंने वेरिएंस दे रखा था 9, तो टोटल वेरिएंस 9 है। जब टोटल वेरिएंस 9 है तो स्टैंडर्ड डेविएशन 9 मतलब 9 का आधे से थोड़ा बहुत कम या थोड़ा बहुत ज्यादा इधर होगा, ये पूरा 9 होगा और 2 इसके अगर बीच में होगा वेरिएंस के में 2, तो ये यहाँ पर 4.5 आधा बनता है 9 का, यानी कि 6.5 के आसपास इधर हो सकता है या 6.5 के आसपास इधर हो सकता है, तो टोटल इसकी जो रेंज मिलेगी वो इतनी मिलेगी 6.5 के आसपास। अब देखो इनमें से ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, ये काफी कम है तो यही होगा, तो ये भी एक तरीका रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्डर इंटरवल इन जीरो ओरिजिन आर साइमल्टेनियसली पोजेस्ड बाई, तो इनमें से ये सभी स्केल्स हैं, मेजरमेंट के स्केल हैं स्टैटिस्टिक्स में, नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल, रेशियो स्केल। अब इन स्केल्स में उन्होंने पूछा, ये दरअसल फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इनको पढ़ते हैं तो ये पता चल जाता है कि जो रेशियो स्केल होते हैं इसमें ऑर्डर की भी खूबी रहती है, इंटरवल स्केल की भी खूबी रहती है और ये जीरो भी हो सकता है, यही इसकी खासियत होती है। नॉमिनल स्केल जो रहता है वो नोमेनक्लेचर यानी कि नाम से रिलेटेड रहता है, किसी चीज़ों के जो जब हम नाम के हिसाब से बनाने लगते हैं, कोई मेजर करते हैं चीज़ों को। इंटरवल होता है कि जब हम उसमें अंक दे देते हैं जिनको हम पहचान कर सकें और अंतर को जान सकें, डिफरेंस को। ऑर्डिनल होता है जब किसी ऑर्डर में हम रख दें, जैसे रैंक दे दें नंबर 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑर्डिनल हो गया। रेशियो होता है जब इसकी खूबी पूरी आ जाए और मतलब पूरी इंटरवल ऑर्डिनल इन सब की खूबी इसमें रेशियो स्केल में आ जाती हैं, इवन ये जीरो भी हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट देखेंगे, Who define management is the accomplishment of results through efforts of other people, तो ये डेफिनेशन है और डेफिनेशन है ये लॉरेंस एप्ले की। नेक्स्ट देखेंगे, मैच द आइटम्स ऑफ लिस्ट 1 लिस्ट 2, ये 2 लिस्ट दी हैं और इनमें आइटम्स को हमें मैच करना है। दरअसल ये थ्योरीज हैं और इन थ्योरीज को हमें मैच करना है, इन थ्योरीज के जो बनाने वाले हैं उनसे मैच करना है। तो इसका सही मैच देखेंगे, जैसे कैरोल मॉडल किस चीज की बात करता है ये पता होना चाहिए। कैरोल मॉडल बात करता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस की, कि एक बिजनेस को अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को किस तरीके से निभानी चाहिए।
लॉ मतलब लीगल जो चीज़ें हैं उनका पालन करना चाहिए, इकोनॉमिक परस्यू को भी ध्यान में रखना चाहिए, एथिकल चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए और लोगों के कल्याण को भी ध्यान में रखना चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है कैरोल मॉडल, जो कैरोल ने दिया है। इसके बाद है कॉर्लेट हेग रूल। ये किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ टैक्सेशन से। इन्होंने बताया कि टैक्सेशन का ऐसा सिद्धांत अपनाना चाहिए सर्वोत्तम जिसमें अमीरों पर टैक्स लग जाए और समाज के लिए वो बेटर हो। नेक्स्ट है हेक्सचर ओहलिन थ्योरम। इनकी जो थ्योरम है वो किससे रिलेटेड है? इनकी थ्योरम रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड से। इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर इन्होंने अपनी थ्योरी दी। इसके बाद है नट विक्सेल थ्योरी। नट विक्सेल थ्योरी इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड थ्योरी है। नेक्स्ट है ए कंपनी हैज फिक्स्ड एक्सपेंसेस ऑफ 90,000 विद सेल्स एट ₹3 लाख एंड प्रॉफिट ऑफ 60,000, कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इसमें कहा गया है कंपनी की फिक्स्ड एसेट है 90,000 की, सेल हो रही है 3 लाख, और इस समय जब सेल 3 लाख हो रही है और सॉरी जो फिक्स्ड एक्सपेंस यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट है वो 90,000 है, सेल 3 लाख हो रही है, उस समय इस लेवल पे इनको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 60,000 हो रहा है। अब कह रहे हैं कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी बताना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसको कहते हैं जब हम ब्रेक इवन पॉइंट यानी कि सेल का एक पॉइंट होता है कि इतना अगर हम सेल करेंगे इतना प्रोडक्शन करेंगे तो वहां पे ना लाभ ना हानि होगा, उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, बीईपी। और अब कोई संस्था बीईपी से जितना ऊपर काम कर रही होती है, प्रोडक्शन कर रही होती है, सेल कर रही होती है, जितना ऊपर, ये सेफ्टी है उसके लिए, क्योंकि अगर इसको खो देगी तो यहाँ पे ये आ जाएगी नो प्रॉफिट नो लॉस पे और इसके बाद उसको लॉस होना शुरू हो जाएगा। तो जितना ये ज्यादा रहेगा, जितना प्रॉफिट ज्यादा कमाएगी इस बीईपी के बाद, जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा सकेगी उसको उतना अच्छा मार्जिन माना जाता है। तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी को बताता है कि यहाँ तक फर्म सुरक्षा में है, यहाँ से थोड़ी बहुत कम हो जाएगी सेल कोई बात नहीं है, यहाँ भी कम हो जाएगी कोई बात नहीं है, यहाँ भी हो जाएगी, यहाँ तक आ जाएगी, लेकिन इसके बाद अब सेफ्टी उसकी खत्म है, वो लॉस में शुरू हो जाएगी अगर यहाँ से कम उसकी सेल होती है। तो हमें सेल की वो वैल्यू निकालनी है इसमें जो संस्था को मार्जिन दे रही है। अब इसको कैसे निकालते हैं? एक तो इसका तरीका फॉर्मूला, मैं फॉर्मूले के बजाय इसको ऐसे समझाने की कोशिश करूंगा कॉन्सेप्ट के माध्यम से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि देखो जैसे मान लो ये कह रहे हैं 3 लाख रुपए सेल हो रही है इनकी, जब 3 लाख रुपए सेल हो रही है और ये बता रहे हैं कि इस यहाँ पे इनकी जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो 90,000 है, तो और इनको जो प्रॉफिट हो रहा है 60,000 है। अब 3 लाख में से मान लो इनका प्रॉफिट घटा देते हैं पहले 60,000, तो प्रॉफिट अगर हम घटा देंगे तो इनकी जो कॉस्ट है वो रह जाएगी 2,40,000। अब 2,40,000 जो है ये इनकी कॉस्ट रह जाएगी, अगर मान लो हम प्रॉफिट घटा देते हैं तो 2,40,000। अब 2,40,000 में ये कह रहे हैं 90,000 इनकी फिक्स्ड कॉस्ट है, यानी कि ये तो फिक्स्ड है, ये होनी होनी है, सेल कम करें ज्यादा करें कितना भी करें, तो इसका मतलब वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? तो इसकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 1.5 लाख। अब देखो वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है? वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो वेरी करती है प्रोडक्शन के साथ। जैसे मान लो एक फर्नीचर का कारखाना है, तो फर्नीचर के कारखाने में वो लकड़ी लाते हैं और लकड़ी से फर्नीचर बना के बेच देते हैं। तो जो अगर ये ज्यादा लकड़ी लाएंगे ज्यादा बना सकते हैं, ज्यादा बनाएंगे ज्यादा लकड़ी चाहिए, कम बनाएंगे कम लकड़ी चाहिए, नहीं बनाएंगे तो लकड़ी नहीं चाहिए। तो लकड़ी की जो कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है, और बाकी जो कॉस्ट है जैसे इन्होंने टीन शेड लगवाया है, इन्होंने कोई परमानेंट वर्कर रखे हुए हैं, तो बाकी इनकी जो है वो परमानेंट कॉस्ट है, उनको ये कम ज्यादा कर नहीं सकते हैं प्रोडक्शन के साथ। अब ये चेक किया जाता है इसमें। अब हम देखते हैं कि जैसे हम जितना भी प्रोडक्शन करेंगे सेल करेंगे तो उसकी वेरिएबल कॉस्ट तो हर हाल में हमको निकालनी ही निकालनी है, तभी हम सामान बनाएंगे। मान लो हम जितना भी सामान बनाते हैं, जैसे यहाँ पे 1.5 लाख वेरिएबल कॉस्ट है, जब वो 3 लाख का सामान बेच रहे हैं, तो इसका मतलब 3 लाख का जब वो सामान बेच रहे हैं तो 1.5 लाख तो डेफिनेटली उनके जेब से बाहर जाना ही जाना है। इवन ये 3 लाख से मतलब 3 लाख करेंगे तो ये जो वेरिएबल कॉस्ट है ये तो इनको होनी ही होनी है। अगर 3 लाख से बढ़ाएंगे तो इतनी बढ़ती चली जाएगी। अगर ये मान लो ये सेल नहीं करते, 3 लाख का सामान नहीं बेचते, तो इनको ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं खर्च होती। अब ये तो खर्च नहीं होती, लेकिन जो बाकी खर्च है वो तो डेफिनेटली जो बाकी कॉस्ट है इनकी फिक्स्ड कॉस्ट 90,000 वो तो इनको देनी ही पड़ती। खैर जब ये 3 लाख की सेल कर रहे हैं तो मान लो 1.5 लाख ये वेरिएबल कॉस्ट करते हैं, तो इसका मतलब ये संस्था में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कि संस्था अपने फिक्स्ड खर्चों को बियर कर सके या कमा सके, उसमें कितना कंट्रीब्यूट कर रही है ये सेल। ये सेल 3 लाख की सेल में 1.5 लाख की तो हमने वेरिएबल कॉस्ट ही खर्च हो गई, बाकी बचा 1.5 लाख। तो ये 1.5 लाख कंट्रीब्यूट कर रही है संस्था में, यानी कि इस 1.5 लाख को हम कंट्रीब्यूशन इसीलिए बोलते हैं कंट्रीब्यूशन, क्योंकि ये संस्था को कंट्रीब्यूट कर रही है। अब इस 1.5 लाख से संस्था अपनी फिक्स्ड कॉस्ट को भी पूरा कर सकती है और बच जाएगा तो प्रॉफिट भी कर सकती है। ये कंट्रीब्यूशन कितना दे रहा है इससे पता चलता है।
अब हम यहीं से इसको सोचेंगे कि सुरक्षा की सीमा को कैसे हम यहाँ पे चेक करेंगे कितनी है इस क्वेश्चन में। हमें पता है कि जो 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन संस्था को मिल रहा है वो 3 लाख की सेल से मिल रहा है। 1.5 लाख का कंट्रीब्यूशन 3 लाख की सेल से मिल रहा है, यानी कि डबल का रेशो है, 2:1 का रेशो है, दोगुना। तो अगर हम 2 रुपए सेल करते हैं तब 1 रुपए संस्था को कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो संस्था के कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट और प्रॉफिट दोनों शामिल रहते हैं। तो जो संस्था को प्रॉफिट हो रहा है 60,000 रुपए, 60,000 रुपए, ये संस्था की सेफ्टी है, यानी कि ये प्रॉफिट है। अगर ये प्रॉफिट नहीं होता तो संस्था को बीईपी पॉइंट पे काम करती रहती। तो ये जो 60,000 हो रहा है इसके लिए कितनी सेल की जरूरत है इसी हिसाब से। तो जैसे 1.5 लाख कंट्रीब्यूशन के लिए 3 लाख की जरूरत है, तो इसी हिसाब से 60,000 जो प्रॉफिट हो रहा है इसको करने के लिए आज के इस स्टेटस को देखें हम तो 1,20,000 की सेल की जरूरत है। मतलब जो टोटल 3 लाख सेल है उसमें 1,20,000 की सेल तो वो है जो इस प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट कर रही है, यानी कि ये प्रॉफिट तभी मिल रहा है। अगर ये 1,20,000 सेल नहीं होती तो ये प्रॉफिट नहीं मिलता। तो ये 1,20,000 ही वो सीमा है हमारी सुरक्षा की जिससे हम सुरक्षित है और हमको प्रॉफिट मिल रहा है। अगर ये 1,20,000 से कम हो जाए सेल तो हमारा प्रॉफिट बंद हो जाएगा और हम ब्रेक इवन पॉइंट पे चले जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ए, 1,20,000। इसमें बिना ज्यादा लंबा फॉर्मूला या कैलकुलेशन करें हम किसी भी क्वेश्चन में इन चीजों को चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या है? तो नेशनल इनकम ये सामान्य समझ की बात है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, ऑप्शन डी सही रहेगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट जो फैक्टर कॉस्ट पे होता है, फैक्टर कॉस्ट पे होता है यानी कि उसमें कोई टैक्स वगैरह नहीं जुड़े हैं, तो ये शुद्ध इनकम होती है। फैक्टर यानी कि उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधनों को आय प्राप्त हो रही है, वही नेशनल इनकम मानी जाती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये श्री सिंथेसिस लिमिटेड है, इन्होंने इश्यू किया 10 ईयर 8% डिवेंचर, मतलब 10,000 डिवेंचर इशू किए जो कि 10 ईयर है, 10 साल के लिए इशू किए हैं। 8% है यानी कि इन पे जो ब्याज मिलेगा वो 8% होगा, ब्याज देना पड़ेगा हमें, और 100 रुपए का एक डिवेंचर है। एट ए 4% डिस्काउंट, 4% डिस्काउंट पे इशू किया है। अंडर द टर्म्स ऑफ डिवेंचर ट्रस्ट, अब डिवेंचर ट्रस्ट की जो टर्म है इनके अंतर्गत डिवेंचर्स को रिडीम करना है आफ्टर 10 ईयर, 10 साल बाद इनका पैसा वापस लौटाना है, और जब वापस लौटाएंगे तो 5% प्रीमियम देंगे। यानी कि हम जो अभी डिवेंचर बेच रहे हैं तो हम कह रहे हैं 4% डिस्काउंट दे रहे हैं, हम 4 रुपया कम दे दो हमको, और हम उनको बता रहे हैं कि जब हम आपको वापस करेंगे तो 5 रुपये बढ़ा के देंगे, प्रीमियम देंगे। तो इधर भी हम लॉस में रह रहे हैं, 4 रुपया के लॉस में, और 5 रुपया के लॉस में फिर भी रहेंगे बाद में जब चुकाएंगे, तो टोटल 9 रुपये का लॉस हो जाएगा इस तरीके से हमें। कॉस्ट ऑफ इश्यू इज 2%, अच्छा 2% कॉस्ट ऑफ इश्यू है तो ये भी एक लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर के 4% हम आज डिस्काउंट दे रहे हैं, ये लॉस, 5% हम रिडेम्पशन पे फालतू देंगे, वो लॉस, और 2% हम इशू का खर्चा कर रहे हैं, ये लॉस। कुल मिलाकर के एक डिवेंचर पे हमको 4 और 5 9 और 2 11 रुपए का लॉस हो रहा है। 11 रुपए का, 100 रुपए का डिवेंचर हमारा 11 रुपए का लॉस हो रहा है। आगे का एज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट एट 50%, मान लो कॉर्पोरेट जो टैक्स रेट है वो 50% है, कंपनी पे जो टैक्स लग रहा है एज्यूम करते हैं 50% है। कैलकुलेट बिफोर एंड आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, डेट कैपिटल की बिफोर और आफ्टर टैक्स कॉस्ट निकालिए। तो देखिए फॉर्मूला वगैरह लगाएंगे तो बहुत लंबे ही पड़ जाते हैं, इसलिए सीधा इसको मैं समझाता हूँ, समझ आ जाएगा आसानी से। कॉस्ट किसको कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं कि जो हमें देना पड़ता है वो कॉस्ट है। डिवेंचर की कॉस्ट क्या है? जो लोन दे रहे हैं। शेयर की कॉस्ट क्या है? सॉरी, डिवेंचर की कॉस्ट क्या है? जो हम ब्याज देंगे उस पे। शेयर की कॉस्ट क्या है? जो हम डिविडेंड देंगे, तो वो कॉस्ट होती है। जैसे हम मकान लेते हैं किसी से किराए पे, तो मकान लेने की किराया जब किराए पे जब हम लेंगे तो उसकी कॉस्ट क्या है? हमारा किराया जो हम दे रहे हैं। तो ऐसे ही डिवेंचर हम यूज कर रहे हैं तो डिवेंचर पे जो हम खर्चा कर रहे हैं वही हमारी कॉस्ट है। अब इसमें कॉस्ट टोटल कितना है ये देख लो। सबसे पहले इसमें 2 तरह की कॉस्ट है, एक तो 8% इंटरेस्ट है, वो तो हर हाल में देना ही देना है। तो हमको कितना, अब कॉस्ट जो निकालते हैं दरअसल पर एनम में निकाला जाता है, ये याद रखना चाहिए, सालाना। तो सालाना हमको कितनी कॉस्ट पड़ रही है? देखो 8% ब्याज देंगे, 100 रुपए का एक डिवेंचर है तो 8 रुपया ब्याज देंगे, ये पहली कॉस्ट हो गई हमको, और ये डेफिनेटली कॉस्ट है, हर महीने हमको देनी ही पड़ेगी। अगली कॉस्ट फिर देखिए और कॉस्ट कितनी है, और हमने बताया अभी 4 रुपए का तो डिस्काउंट हो रहा है, ये लॉस हो गया हमारा। 5 रुपए हम प्रीमियम देंगे, ये लॉस हो गया। 4 और 5 9 हो गया। 2 रुपए हम कॉस्ट ऑफ इश्यू है, मतलब जब इश्यू कर रहे हैं उस समय खर्च हो जा रहा है। कुल मिलाकर के एक डिवेंचर पे हम 11 रुपए खर्च कर दे रहे हैं, और ये जो 11 रुपए हम खर्च कर दे रहे हैं ये वन टाइम एक्सपेंस है, याद रखने वाली बात है। यानी कि अब ये दोबारा नहीं होगा, ये एक ही बार का है। रिडेम्पशन पे होगा तो एक ही बार होगा, इशू पे जो हो रहा है वो भी एक ही बार हो रहा है। तो टोटल 11 रुपए का जो हमें कॉस्ट पड़ रही है ये एक ही बार पड़ रही है। अब ऐसी कॉस्ट
जो हमें एक ही बार पड़ रही है और इसका बेनिफिट हमें कितने दिन तक मिलेगा, जब तक हम डिवेंचर को यूज करेंगे। हम डिवेंचर को यूज करेंगे 10 साल तक, 10 ईयर्स तक। तो ये जो कॉस्ट है ये 10 ईयर्स में बढ़ जाएगी। इसको हम लिख देंगे 11/10, 11/10, यानी कि ये जो 11 रुपए हमको हमारे खर्च हो रहे हैं एक डिवेंचर पे, ये 10 साल तक हमारे डिवेंचर का पैसा हम यूज करेंगे तो 10 साल तक हमारे काम आ जाएगा। तो मैचिंग कॉन्सेप्ट कहता है कि हर साल का उतना खर्चा माना जाएगा जितना एक साल के हिस्से में आ रहा हो। तो 10 साल से इस 11 रुपए को डिवाइड कर देते हैं, तो हर साल 1 रुपया और 1 पैसा, यानी कि 8 रुपया हर साल ब्याज देंगे और 1 रुपया 1 पैसा ये जो हमें खर्च पड़ रहा है सारा मिला करके, इनके इशू पे, रिडेम्पशन पे, सब मिला करके, ये कुल मिला करके हमें टोटल कॉस्ट पड़ रही है इसकी 9 रुपया और 1 पैसा। 9 रुपया और 1 पैसा ये कॉस्ट पड़ रही है, लेकिन हमें परसेंटेज में निकालनी है। तो परसेंटेज में निकालेंगे कि टोटल हम फंड यूज कितना करेंगे, जितना हम फंड यूज करेंगे उतने पे हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे। फंड यूज कितना करेंगे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी हम प्राप्त कितना कर रहे हैं फंड। हम इसमें फंड प्राप्त कर रहे हैं 100 रुपए का जो डिवेंचर है, 4 रुपए डिस्काउंट दे रहे हैं हम, और 2 रुपए कॉस्ट हो रहा है इशू का। तो कुल मिलाकर के हमको मिल रहे हैं 94 रुपीज। अब 94 रुपीज हमें आज मिल रहे हैं, और जब हम इसको पे करेंगे तो हम इसको पे करेंगे तो 5% प्रीमियम पे करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर के शुरू में ओपनिंग में हमारे पास जो लोन का पैसा है वो 94 है। साल के लास्ट में जो लोन का पैसा वापसी करते समय हमारे पास होगा वो होगा 105, यानी कि 100 में 5 और जोड़ के देंगे। तो ओपनिंग में हमारा लोन एक तरह से ये कह सकते हैं 94 है, जब हमने लिया तो हमको मिला इतना पैसा, जब वापस करेंगे तो हमारा लोन होगा 105। कुल मिलाकर के इसकी एवरेज निकाल लेंगे हम। तो एवरेज इसकी निकालने का तरीका 2 से डिवाइड कर देंगे, 94 प्लस 105 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें इसकी मिल जाएगी एवरेज। तो इसकी एवरेज आ जाएगी 99.5। तो इसकी जो 99.5 एवरेज है ये हमारा अमाउंट है टोटल, ये हमें पड़ रही है इसकी कॉस्ट, और इनटू कर देंगे 100। जब इसको 100 इंटू कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये चेक कर लेना है। ये 9.1 है, ये जरा सा, जैसे 9.5 और इंटू 100 है तो जरा सा ऊपर बैठेगा, 0.5 के करीब ऊपर जाएगा। तो इसमें ऐसे भी आइडिया लग जाएगा, बहुत लंबी कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं। 9.1 से थोड़ा सा जरा सा ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, ये जो सही ऑप्शन बैठेगा इसका बैठेगा ये 9.15%। अब रही बात, ये तो बैठा, अभी तक हमने कॉस्ट को कंसीडर नहीं, सॉरी टैक्स को कंसीडर इसमें नहीं किया था। तो टैक्स को कंसीडर नहीं किया था, अब टैक्स को कंसीडर करेंगे तो क्या होगा, तो इसको भी मैं ऐसे बताता हूं। ऐसे तो फॉर्मूला भी होता है इसका कि आप चाहें तो इसको फॉर्मूले के हिसाब से निकालेंगे तो 1 - T इंटू कॉस्ट ऑफ डेट कर दोगे, 1 - टैक्स कर दोगे इंटू कॉस्ट ऑफ डेट। मैं ऐसे बताता हूं इसको सोच करके कैसे होता है, समझ करके भी उसमें अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। कि जैसे मान लो आप ये लोन नहीं लेते, मान लो आपने कोई डिवेंचर में, ऐसे समझाता हूं, मान लो आपने कोई लोन लिया और लोन के बदले में आपने 100 रुपए उसको ब्याज दे दिया लोन पे, एक सिचुएशन। दूसरी सिचुएशन मानता हूं, मान लो आपने लोन नहीं लिया होता और आपको ये 100 रुपए ब्याज नहीं देना पड़ता, तो ये 100 रुपए आपकी फर्म के पास बच जाता, आप बचत कर लेते। अब 100 रुपए जब आपके पास बच जाता तो कंपनी इस पे टैक्स तो देना पड़ता, क्योंकि ये 100 रुपए तब तो आपकी इनकम में जुड़ता। तो ये 100 रुपए जो आपकी इनकम में जुड़ता, इस पे आप कितना टैक्स देते, इसमें टैक्स का रेट बताया 50%, तो 50 रुपए तो टैक्स ही दे देते। इसका मतलब आपके कंपनी के पास केवल 50 रुपए बचते और 50 रुपए आप टैक्स दे देते। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आपको तो केवल 50 ही रुपए बचते। अगर आप लोन ले लेते हैं और 100 रुपए इंटरेस्ट दे देते हैं तो ये 100 रुपए बचत नहीं रहेगी और आपके पास कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो जो 100 रुपए आपने खर्च किए, अल्टीमेटली आप इनको अगर लोन नहीं भी लेते तो 50 रुपए तब भी टैक्स जा रहा था, अब वो टैक्स नहीं देना पड़ा। तो इस 100 में से 50 घटा देंगे, यानी कि जो बाकी अमाउंट है वही आपकी कॉस्ट है, तो इसलिए जो टैक्स है वो घटा दिया जाता है। अब इस केस में 50% है तो ये 9.15 आया था, इसमें से आधा घटा दो सीधा, वो आपकी वो बढ़ जाएगा, आप कॉस्ट ये आ जाएगी आफ्टर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, तो ये इतना आ जाएगा। तो ये दोनों ही कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, द लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स इन ए कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो सहकारी संगठन होते हैं उनमें लायबिलिटी मेंबर्स की, उनके जो मेंबर या शेयर होल्डर का हो, उनकी लायबिलिटी जो रहती है वो लिमिटेड रहती है। इनकी खासियत रहती है लिमिटेड, मतलब उनकी जो लायबिलिटी है उसकी एक लिमिट है, जितना उन्होंने फंड मतलब वो माना हुआ होगा कि मेरी लायबिलिटी इतने तक सीमित है, या जितना उनका फंड लगा हुआ है वहीं तक इसकी लायबिलिटी रहेगी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि चाहे जितना बड़ा लॉस हो जाए संस्था को, हमारी लायबिलिटी लिमिटेड है, उससे ज्यादा की हम लायबल नहीं है।
नेक्स्ट है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एक कंपनी के केस में दो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होते हैं, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन और दूसरा होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है वो इंटरनल जो संचालन होता है संस्था का उसके लिए होता है, और इसलिए जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बिटवीन कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। ये अपने अंदर के नियम है, इसको हिंदी में आंतरिक नियम बोला ही जाता है। नेक्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग लीडरशिप स्टाइल्स। ये लीडरशिप स्टाइल दी गई है और इनको कंसीडर करना है आपको, और पूछा ये है सिलेक्ट द 4 स्टाइल ऑफ लीडरशिप एक्सप्लेन्ड बाय पी हर्शे एंड के ब्लैंचार्ड। अब पी हर्शे एंड के ब्लैंचार्ड ने एक लीडरशिप की स्टाइल्स बताई हैं, तो उन स्टाइल्स को आपको देखना है, इनमें से कंसीडर करना है और उन 4 को सिलेक्ट करना है जो इन्होंने बताई हैं। तो ये बहुत सारी स्टाइल उन्होंने दी है, हमको आइडेंटिफाई करनी है जो इन थिंकर्स ने हमें बताई है। इन थिंकर्स ने जो बताई हैं हमको, उनका तरीका है याद रखने का। जैसे इसमें अगर हम बोले तो टेलिंग, यानी कि ये कहते हैं कि एक लीडर टेल करता है, एक होता है कि वो खाली बताता है कि ये करो ये करो ये करो। दूसरा होता है सेलिंग, यानी कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाता है और अपना आइडिया देता है उनको, तो आइडिया सेल करता है, सेलिंग। उसके बाद एक लीडर होता है, इन्होंने ये लीडर की स्टाइल बताई है, टेलिंग, सेलिंग। फिर इसके बताया एक लीडर होता है पार्टिसिपेटिंग, कि वो खाली आइडिया ही नहीं देता, वो पार्टिसिपेट हो जाता है एक्टिविटीज में, पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाता है। तो और उसके बाद जो इन्होंने बताया नेक्स्ट चौथा टाइप इन्होंने बताया है, उसको कहा जाता है टेलिंग, सेलिंग। 4 इनके जो रहते हैं तो उनको याद करने का एक तरीका रहता है पूरा, उसमें टेलिंग, सेलिंग, पार्टिसिपेटिंग और उसके बाद आ जाता है डेलीगेटिंग। डेलीगेटिंग यानी कि टेल, सेल, पार्ट, डेल, ऐसे याद कर सकते हो, टेल, सेल, पार्ट, डेल। ये 4 तरह के लीडर हैं। तो बस यही जो करेक्ट ऑप्शन है इनको पहचान कर लेंगे, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए सी ई एफ, ए सी ई एफ। पार्टिसिपेटिंग तक तो बताया था। डेलीगेटिंग होता है कि जब उसके वर्कर बहुत मैच्योर होते हैं तो वो क्या करता है कि वो डेलीगेट कर सकता है, कुछ काम उनको सौंप सकता है। ये मैच्योरिटी के साथ साथ बढ़ती हैं ये जो लीडरशिप की स्टाइल है। जैसे अगर वर्कर बहुत कम मैच्योर है, हमारे बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं है, हमारे अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, तो हम खाली उनको इंस्ट्रक्शन देंगे, टेल करेंगे। थोड़े से मैच्योर हैं तो हम सेल करेंगे, मतलब कुछ आइडियाज भी उनको देंगे। और ज़्यादा मैच्योर है तो हम पार्टिसिपेट हो जाएंगे उनके साथ काम करने में। और ज़्यादा मैच्योर है तो हम अपनी संस्था को और बड़ा कर सकते हैं और कुछ काम उन्हीं को बांट देंगे। नेक्स्ट है प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज टू। अब आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? ये जो गरीब देश होते हैं या डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं उनको सस्ता लोन देती है, सस्ता ऋण देती है। तो इसलिए इसके लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, असिस्ट द सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पुअर नेशंस। नेक्स्ट है ए रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इन्फ्लुएंस एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर इज नोन एज। यानी कि इसमें पूछा है कि एक रिलेटिवली स्टेबल सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि लोगों की कुछ विशेषताएं हैं जो रिलेटिवली स्टेबल होती हैं, मतलब कुछ समय तक टिकती हैं, वो बहुत ज्यादा बदलती नहीं है, बहुत तेजी से नहीं बदलती हैं, जो इन्फ्लुएंस करती है लोगों के बिहेवियर को, उसको क्या कहा जाता है? तो इसमें से जो सही जवाब है वो पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी ऐसी चीज है वो बहुत आसानी से फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होती है और वो उसके व्यक्ति के बिहेवियर पर प्रभाव डालती है। जिसकी जैसी पर्सनैलिटी होती है उसी हिसाब से उसका बिहेवियर भी रहता है। नेक्स्ट देखेंगे ये थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन की थ्योरी है दैट इज कंसर्न विद द बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन एंड द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन इज टर्म्ड एज। एक मोटिवेशन की थ्योरी है जो इस बात से कंसर्न है कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, यानी कि लोगों के अंदर से स्वतः जो प्रेरणा आती है वो बेनिफिशियल इफेक्ट उसके देखते हैं, और एक्सट्रिंसिक जो मोटिवेशन होती है, बाहरी मोटिवेशन, बाहरी यानी कि बाहर के लालच में या बाहर के भय में जब कोई आदमी मोटिवेट होता है काम करने के लिए तो वो उतना इम्पैक्टफुल नहीं रहती है। ये थ्योरी कौन सी है जो हमें यह बताती है? तो इसको कहा जाता है ऑप्शन सी, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, यानी कि सेल्फ डिटरमाइन हो तो वो ज्यादा अच्छी मोटिवेशन मानी जाती है। नेक्स्ट है ए बॉक्स कंटेन 5 व्हाइट एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बॉक्स में 5 व्हाइट बॉल है और 4 ब्लैक बॉल है। 3 बॉल्स आर ड्रॉन, 3 बॉल ड्रॉ की गई एट रैंडम। फाइंड द प्रोबेबिलिटी
दैट दे आर। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो कैसी हैं। तो पहले ये जान लें कि हमारे पास जो है वो है क्या। हमारे पास टोटल 9 बॉल्स हैं, हमारे पास टोटल 9 बॉल्स हैं, जिनमें 5 वाइट हैं और 4 ब्लैक हैं। अब ये कह रहे हैं इनमें से 3 बॉल निकालें, 3 बॉल्स इन्होंने निकाली हैं। तो ये पूछ रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो ऑल वाइट हो, पूरी की पूरी, यानी कि जो 3 है वो 3 की 3 वाइट हो। अब वाइट कौन सी है, 5 बॉल वाइट है, यानी कि ये कॉम्बिनेशन हमसे पूछ रहा है कि ऐसा कॉम्बिनेशन हो कि ये 3 की 3 बॉल वाइट हो, इसको कहते हैं 5C3। और ये कह रहा है कि ये निकाली है इसने 9 बॉल्स में थे, तो 9 में से 3 बॉल निकाली, तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है टोटल का जो पॉपुलेशन है, जो हमारे पास सारा मटेरियल है वो है 9C3। मतलब टोटल 9 थी, उनमें से 3 निकाली। अब ये इस बात की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है हमसे कि जो 5 वाइट हैं वो वाइट हों, पांचों की पांचों, यानी कि ये जो 3 बॉल निकले ये 5 वाइट में से निकल जाएं, तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी। तो प्रोबेबिलिटी 5C3 अपॉन 9C3 निकलेगी अगर इसकी निकालेंगे। तो इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसको कर देंगे 5C3 जब करेंगे तो 5C3 को लिखने का तरीका है 5 फैक्टोरियल अपॉन ये 3 है, तो 5 में से 3 गया 2 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन, ऐसे ही 9C3 लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 में से 3 गया 6 फैक्टोरियल और इंटू 3, जो 3 है ये 3 फैक्टोरियल है इट इज। तो अब इसको फैक्टोरियल को जब निकालेंगे, यहां से ये 3 फैक्टोरियल है बड़ी अमाउंट, तो इसको मैं पहले हटा देता हूं 3 फैक्टोरियल को। तो ये फैक्टोरियल आगे जब बढ़ाएंगे तो 5 और 4 आ जाएगा, और उसके बाद 3 आएगा, 3 2 1, तो वो 3 2 1 तो ये बढ़ेगा, इसलिए इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 का फैक्टोरियल 2 1 ही बनेगा, तो 2 से भी ये 2 कट जाएगा और ये 5 to 10 आ जाएगा ऊपर। नीचे जो आएगा इसको निकालते हैं 9। देखो फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है पता होगा, जैसे 9 फैक्टोरियल है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5, मतलब सभी का ऐसे ही निकलता है, इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इवन इंटू 1 तक भी कर सकते हो। अब जैसे नीचे हम निकलेंगे, क्यों सीधा काटते हैं, तो उसको जैसे 6 का फैक्टोरियल है तो 6 इंटू 5 इंटू ऐसे ही चलेगा, तो इस 6 तक का तो यहाँ से कट जाएगा, इसलिए लोग क्या करते हैं डायरेक्ट लिखते ही ये वाले हैं, मतलब इसको यहाँ से सीधा काट करके यहाँ पे लिख लेते हैं 9 8 7, बस काम खत्म। और जो 3 है अब इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे 3 इंटू 2, तो 3 से 3 टाइम 9 चला जाएगा, 2 से 4 टाइम 8 चला जाएगा, अब 4 3 जा 12 हो जाएगा और 12 7 जा 84, तो पहला वाला जो आएगा वो 10 अपॉन 84 आ जाएगा, और 10 अपॉन 84 जो है यानी कि ये आ गई ऑल वाइट के केस में। तो 10 अपॉन 84 को हम काट सकते हैं 2 से, तो ये रह जाएगा 5 अपॉन और ये 42, तो 5 अपॉन 42 आ जाएगा पहले वाला केस। तो पहला वाला केस तो ये तीनों ही है, इसके बाद हमें अगला केस निकालना होगा। ऐसे ही ठीक अगला केस भी आप इसी तरीके से कैलकुलेट करोगे। दूसरे में कह रहा है ऑल ब्लैक हो, अगर ऑल ब्लैक हो तो इसी फॉर्मूले को हमें रख देना है यहाँ पे। वो कह रहा है कि 3 की तो 3 है वो ब्लैक होंगी, यानी कि 4C3 हो जाएंगी अपॉन 9C3, तो 9C3 तो वैसे ही रहेगा और 4C3 यहाँ पे कैलकुलेट करोगे। 4C3 करोगे तो कैसे होगा, 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 में से 3 गया तो 1, तो 1 का तो कोई फैक्टोरियल होता ही नहीं है, वो 1 ही रहेगा, इंटू ये 3 का फैक्टोरियल बनेगा, तो 3 के फैक्टोरियल से यहाँ पे जब काटेंगे तो 4 के बाद 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये तो कट ही जाएंगे 3 2, तो ये यहाँ कट जाएगा, केवल रह जाएगा 4, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास जो दूसरे वाला निकाला। और नीचे का तो 84 ही रहेगा, 9C3 है। तो जो दूसरा केस है इसमें हमारे पास वैल्यू निकल करके आ जाएगी 4 अपॉन 84, और इसको हम काट सकते हैं 4 से 21 टाइम चला जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 21, तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी ये आ जाएगी 1 अपॉन 21, यानी कि ये आ सकती है, ये आ सकती है। फिर ऐसे ही थर्ड केस निकालेंगे जब 2 बॉल्स आर व्हाइट एंड 1 इज ब्लैक। अब तीसरा जो है उन्होंने कहा 2 व्हाइट हो, तो 2 व्हाइट होने का मतलब हो गया कि जो 5 व्हाइट है इनमें से हो 2, तो 5C2 हो जाएगा। और फिर कह रहा है नेक्स्ट के लिए, अगले के लिए, कि जो अगला है वो इस तरीके से होना चाहिए कि उसमें से जो 4 है उनमें से 1 हो, यानी कि जो तीसरी है वो 4 में से हो, तो 4C1 हो जाएगा अपॉन 9C3, तो अपॉन 9C3 तो वही आएगा इस बार भी 84, और 5C2 निकालोगे तो 5 में से 2 गया तो 3, तो ये रह जाएगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, और ये आ जाएगा 10 इंटू, इसको कैलकुलेट करेंगे ऐसे 4C1, तो 4 में से 1 गया 3, तो 3 फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, यहाँ केवल 4 रह जाएगा, बस ये 4 आ जाएगा, तो 10 4 40 अपॉन
84, तो 40/84 का निकाल लोगे। अब आप कैलकुलेट करोगे कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4 से काट देंगे 10 अपॉन, और ये आ जाएगा 21, तो 10/21 आ गया, यानी कि ये जो बी ऑप्शन है ये इसमें करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिकल शुड रिक्वायर 120 kg रॉ मटेरियल एट द रेट ऑफ 6 per kg ऑन कंप्लीशन इट वाज फाउंड। मतलब इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन करना था एक आर्टिकल का था और उसके लिए जरूरत है कि 120 किलो रॉ मटेरियल चाहिए और रेट उसका होना चाहिए 6 per kg, 6 per kg ऑन कंप्लीशन। जब पूरा हो गया काम तो इट वाज फाउंड, ये पाया गया कि जो एक्चुअल मटेरियल लग गया वो 110 किलो लग गया और उसका जो रेट भी पड़ा हमें वो 7 per kg पड़ा। तो जो रेट था हमने 6 सोचा था स्टैंडर्ड, एक्चुअल में वो 7 हो गया। स्टैंडर्ड हमने 6 सोचा था, एक्चुअल में वो बढ़ करके 7 हो गया रेट। और ऐसे ही जो मटेरियल था, मटेरियल हमने सोचा था कि 120 लगेगा, लेकिन वो 120 की बजाय थोड़ा कम हो गया और वो लगा केवल 110। तो ये एक्चुअल है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड है, ये एक्चुअल है। अब हमको इसमें पूछा क्या है, इन्होंने पूछा है कैलकुलेट मटेरियल कॉस्ट प्राइस एंड यूसेज वेरिएंस, यानी कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, फिर प्राइस वेरिएंस, फिर यूसेज वेरिएंस हमको निकालना है। तो वेरिएंस निकालेंगे, कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे, कॉस्ट का वेरी कितना हुआ ये दिखा देंगे। तो कॉस्ट वेरिएंस में तो कॉस्ट कितना वेरी हुई ये देखेंगे, कॉस्ट कितनी वेरी हुई यहाँ पे कैलकुलेट कर लो। जो स्टैंडर्ड की कॉस्ट थी वो कितनी बन रही थी, 120, हमने सोचा था 6 के रेट से, तो 12 6 या 720 हो जाता, 720 हो जाता, लेकिन यहाँ पे हो गया कितना, 7 × 110, यानी कि ये हो गया 770। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 रुपए के रेट से, 110 हो गया एक्चुअल में जो लगा। तो एक्चुअल इतना हो गया कॉस्ट हमके, जबकि स्टैंडर्ड हमने सोचा था इतना रहेगा 720 और 770 में अंतर निकालने 50 का आ गया। तो 50 तो आ गया आपका मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, तो कॉस्ट वेरिएंस ये आ गया 50, तो ये यहीं से हो गया ऐसे, यही इसका ऑप्शन होगा। फिर भी आप बाकी भी जानना चाहें तो जान सकते हैं, जैसे प्राइस वेरिएंस, तो प्राइस वेरिएंस कितना हुआ, यहाँ से प्राइस देख लो, प्राइस कितना था, प्राइस हमने सोचा था 6 रहेगा, लेकिन हो कितना गया, 7 हो गया। तो प्राइस का वेरिएंस कितना आ गया, 6 में से 7, तो 1 रुपए का वेरिएंस आ गया। अब ये जो 1 रुपए का वेरिएंस आ गया हमें निकालनी है उसकी मतलब टोटल वैल्यू में कितना आ गया। तो वैल्यू में कितना आ गया, इसके लिए क्या करेंगे हम कि एक्चुअल सामान कितना खर्च हुआ था हमारा 110, तो ये 1 रुपए का अगर खर्च नहीं आता तो हमारे ये रुपए बच जाते, लेकिन 1 रुपया यहाँ पे ये एडिशनल लग गया एक्चुअल में, तो 110 जो हमारा सामान लगा इसलिए हमें ये इतना महंगा पड़ गया, तो 110 ये आ गया, ये प्राइस वेरिएंस आ गया। अब यूसेज वेरिएंस, तो जितना यूज हुआ मटेरियल उससे यूसेज वेरिएंस, मटेरियल यूज होना था 120, लेकिन हो कितना गया 10, तो कितना डिफरेंस आ गया इसमें 10, तो मटेरियल का जो डिफरेंस है वो 10 है, बस ये 10 निकाल लो। अब इस 10 को गुना कर दोगे प्राइस से, ये जो 10 है इसको प्राइस से कर दोगे, क्योंकि जो 10 मटेरियल हमारा 10 kg का फर्क आया, यूसेज वेरिएंस जो मटेरियल यूज हुआ उसमें 10 किलो हमारा कम यूज हुआ, तो ये वेरिएंस आया। और इसका प्राइस कर दोगे, जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो कितना था 6 से कर दोगे तो इसका ये निकल आएगा, यूसेज का वेरिएंस आ जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे, मॉडर्न लिमिटेड ने इशू किए, मॉडर्न लिमिटेड ने इशू किया प्रोस्पेक्टस फॉर अप्लाइंग 2000 शेयर, 2000 शेयर अप्लाई किए। अप्लाई के लिए इन्होंने प्रोस्पेक्टस निकाला, लोगों से कहा कि 2000 शेयर हम बेच रहे हैं, अप्लाई कर सकते हो आप। एप्लीकेशन मिल गई 3000 की, एप्लीकेशन ज्यादा आ गई तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया। एप्लीकेंट्स फॉर 2400 शेयर, अब 2400 शेयर के जो एप्लीकेंट थे उनको अलॉट हुए प्रोराटा बेसिस पे शेयर। अब देखो अलॉट कितने हुए, ये नेचुरल बात है, जितने इशू किए उससे ज्यादा नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब ये है कि जो 2400 शेयर के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको हमारी कंपनी ने 2000 शेयर अलॉट कर दिए, इसका मतलब बाकियों को रिजेक्ट कर दिया होगा, उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। पूछा क्या है कि अगर विवेक को अलॉट हुए हो 40 शेयर, तो हमें यह बताना है कितने शेयर उसने अप्लाई किए। तो विवेक को अलॉट हुए कितने शेयर, तो देखिए ये शेयर जिन्होंने अप्लाई किए उनको इतने अलॉट हुए। अब विवेक को ये कह रहा है अलॉट हुए 40, तो उसने अप्लाई कितने किए होंगे ये हमें निकालना है, अप्लाई कितने किए होंगे ये निकालना है। तो इसको निकालने का तरीका होता है कि 40 यहाँ पे लिखो इनटू, हमें जो निकालना है जो चीज उसका जो इक्विवेलेंट है उसको ऊपर रख दो, हमें निकालना ये, तो इसको ऊपर रख दो 2400 को, और जो हमारे पास बेस है उसको नीचे रख दो। तो बेस क्या है, ये है, ये 40 बेस है, यानी कि इसके इक्विवेलेंट जो अमाउंट है उसको नीचे रख दो, ये कैलकुलेशन हो जाएगी सीधी।
तो 00 से 00 के बस सीधा काट दो इसको, 20 से 2 गया, 48 आ जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन इज द मेरिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट क्या है? तो इनमें से जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की मेरिट है वो है ट्रांसफर ऑफ शेयर। आसानी से शेयर ट्रांसफर कर सकते हैं आप, कभी भी जब मर्जी बेच लो, जब मर्जी खरीद लो। नेक्स्ट है, ग्रेक्यूनाज थ्योरी ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल वाज प्रोपाउंडेड बाय। ग्रेक्यूनाज थ्योरी जो स्पैन ऑफ कंट्रोल की है वो किसने प्रोपाउंड की थी? स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है जितने अधीनस्थों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितने ज्यादा को उतना ज्यादा स्पैन माना जाएगा। तो ये जो थ्योरी के देने वाले हैं वो है ऑप्शन ए, VA ग्रेक्यूनाज। नेक्स्ट देखेंगे, इन विच ईयर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वाज एनेक्टेड। किस ईयर में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना? तो पार्टनरशिप एक्ट बना था 1932 में। ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देखेंगे, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, जब एक फर्म डिसोल्व होती है, व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री व्हेन द फर्म रियलाइजेज ओनली 75,000 फॉर एन एसेट ऑफ 80,000। फर्म बंद हो गई तो सारी एसेट लायबिलिटी बंद हो चुकी होती है। फर्म बंद होते ही सबसे पहला काम होता है कि जो एसेट और लायबिलिटीज उनको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते हैं और काम खत्म हो जाता है। अब उसके बाद बेचते रहते हैं। अब जो बिकता है वो रियलाइजेशन का बिकता है। तो अगर कुछ बिकेगा, जैसे 75,000 की बिकी तो एंट्री होगी कैश डेबिट, कैश आया और वो एंट्री बेची मानी जाएगी रियलाइजेशन की, तो कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, गिब्सन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज। अब गिब्सन पैराडॉक्स कब होता है? गिब्सन पैराडॉक्स जब होता है तो इनकम इफेक्ट उस पर क्या होता है? गिब्सन पैराडॉक्स के केस में इनकम इफेक्ट होता क्या है? तो इनकम इफेक्ट दे तो नॉर्मली तो क्या होता है, इनकम इफेक्ट कहते हैं इसको कि इनकम बढ़ने पे आप ज्यादा सामान खरीद सकते हो। तो इनकम बढ़ने पे लोग क्या करते हैं? इनकम बढ़ने पे ज्यादा स्पेंड कर सकते हैं, यानी कि महंगा सामान खरीद सकते हैं, ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, ज्यादा क्वांटिटी खरीद सकते हैं। इनकम बढ़ती है तो लोग ज्यादा डिमांड करते हैं। लेकिन गिब्सन पैराडॉक्स क्या है? ये उल्टा चलता है कि जब लोगों की इनकम बढ़ती है तो वो उस सामान की डिमांड कम करने लग जाते हैं। उल्टा हो जाता है, इनकम बढ़ने पे कम खरीदते हैं, इनकम कम होने पे ज्यादा खरीदते हैं उस सामान को। जिस सामान को खरीदते हैं उस सामान को कहते हैं गिब्सन गुड्स। तो इसी बात को गिब्सन पैराडॉक्स कहते हैं कि सामान्य वस्तुओं के संबंध में तो लोग क्या करते हैं, इनकम बढ़ने पे उनको ज्यादा खरीदते हैं और इनकम कम होने पे उनको कम खरीदते हैं। लेकिन कुछ ऐसी विशिष्ट वस्तुएं होती हैं जिनके लिए जब इनकम बढ़ती है तो उनको कम खरीदना शुरू कर देते हैं। अब इसके ऐसी गुड्स को गिब्सन गुड्स कहते हैं। इसमें आप लिख देंगे ऑप्शन जो इसमें पूछा है, दूसरी चीज है इसमें पूछा, गिब्सन पैराडॉक्स अकर्स व्हेन इनकम इफेक्ट इज ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन या इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन, लेस देन सब्स्टिट्यूशन या नेगेटिव एंड इज ग्रेटर देन द सब्स्टिट्यूशन। तो इनकम इफेक्ट जो होता है वो नेगेटिव होता है इसमें, इस केस में, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेगेटिव होता है। और ग्रेटर देन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता है, जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है उससे भी ज्यादा होता है। तो नेगेटिव होता है कैसे? अब गिब्सन गुड्स होती कौन सी है इसको थोड़ा सा मैं बताता हूँ। कई लोग मतलब इसको ऐसे याद कर लेते हैं, गिब्सन गुड घटिया वस्तुएं होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि वो घटिया होती हैं, वो कंपैरेटिवली कम कीमत वाली वस्तुएं होती हैं या कम क्वालिटी वाली वस्तुएं होती हैं। इसको मैं ऐसे बताता हूँ, जैसे एक पर्सन मान लो वो पनीर भी खा सकता है सब्जी में और पोटैटो भी खा सकता है। अब पोटैटो कोई घटिया नहीं है, लेकिन जब पनीर से कंपैरिजन करेंगे तो हमें लगेगा हाँ थोड़ा सा इससे कम है। अब जो भी रीजन हो, लोगों का परसेप्शन ऐसा होता है, पनीर को ज्यादा लाइक करते हैं, पनीर के लिए ज्यादा पैसे देने को रेडी रहते हैं। जब किसी व्यक्ति की इनकम बढ़ेगी तो वो अपनी सब्जी में पनीर का इस्तेमाल ज्यादा कर देगा। जब पनीर का इस्तेमाल ज्यादा कर देगा तो नेचुरली पोटैटो का इस्तेमाल कम हो जाएगा। अब ये इसी से लगाया जाता है, जब उनकी इनकम गिरने लगेगी, जैसे मान लो अभी क्या हो गया, लोगों की नौकरी छूट गई तो लोगों ने पनीर खाना बंद कर दिया। अब पनीर नहीं खाया कोई बात नहीं, सब्जी तो खाएंगे, कोई सब्जी तो खाएंगे, तो मान लो पोटैटो का जो यूज था वो बढ़ा देंगे। अगर पोटैटो भी महंगा हो जाएगा तो पोटैटो फिर गिब्सन गुड्स नहीं रहेगा। पोटैटो के कंपैरिजन में जो दूसरी गुड्स वो यूज करता है खाने में, वो गिब्सन गुड्स हो सकती है। जो कंपैरेटिवली सस्ती वस्तु होती है वो होती है गिब्सन गुड्स। नेक्स्ट है, गुड्स परचेज फ्रॉम राम 10,000 हैज बीन पोस्टेड एज 1,000। गुड्स खरीदी राम से 10,000 की और वो पोस्ट कर दी उसके राम के पर्सनल अकाउंट में 1,000। यानी कि रिकॉर्डिंग तो सही की, लेकिन रिकॉर्डिंग करने के बाद जो पोस्टिंग हुई राम के अकाउंट में, खाली वहां गलती हुई। विद व्हाट अमाउंट द एरर विल बी रेक्टिफाइड इन अकाउंट, अकाउंट में किस अमाउंट से एरर होगी। तो देखो हुआ क्या है, 10,000 रुपए की गुड्स खरीदी, तो इसका मतलब 10,000 रुपए रिकॉर्ड करने में कोई गलती नहीं की है, इन्होंने अपनी परचेज बुक में सही लिखे 10,000। अब परचेज बुक से इनको ले जाना था कहाँ, उसके पर्सनल अकाउंट में, तो पर्सनल अकाउंट में जब ले गए तो उन्होंने 10 की जगह लिख दिया 1,000 और परचेज बुक में कोई गलती नहीं हुई, तो इसका मतलब जो परचेज अकाउंट में ले जाएंगे वहां सही हो गया। तो परचेज अकाउंट में तो 10,000 लिखा होगा इन्होंने,
लेकिन इस पर्सनल अकाउंट में जिससे इन्होंने ये गुड्स खरीदी थी उसके में 1000 लिख दिया, तो कितना कम लिख दिया, 9000 कम लिख दिया। तो जब सही करेंगे तो 9000 ही सही करना होगा, यानी कि जो ऑप्शन सी है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कैलकुलेट करंट रेशियो व्हेन वर्किंग कैपिटल इज 15,000, टोटल डेट 32,500 और लॉन्ग टर्म डेट 25,000। तो करंट रेशियो निकालना है। करंट रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें इसमें देखना है करंट लायबिलिटी कहाँ से निकलेगी। टोटल डेट दे रखा है 32,500 और लॉन्ग टर्म डेट है 25,000। तो टोटल में से अगर लॉन्ग टर्म घटा देंगे तो करंट बच जाएगा। तो करंट कितना बच जाएगा, 32,500 में से 25,000 लेस कर दिया जाएगा, ये बच जाएगा 00 और 5 बचेंगे और 12 में से 5 गए तो 7,500 बच गए। फिर कह रहे हैं वर्किंग कैपिटल है 15,000, तो करंट असेट नहीं है। अब करंट असेट निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी अगर करते हैं तो वर्किंग कैपिटल आ जाता है। इस क्वेश्चन में हमें करंट असेट निकालना है, तो करंट लायबिलिटी इधर ले जाएंगे तो वर्किंग कैपिटल में करंट लायबिलिटी को प्लस कर देंगे तो करंट असेट आ जाएगी। अब वर्किंग कैपिटल कितनी है 15,000, करंट लायबिलिटी कितनी है 7,500, तो करंट असेट कितनी आ जाएगी इन दोनों का टोटल, यानी कि 22,500। 22,500 अपॉन 7,500 ये करंट असेट है, करंट लायबिलिटी है, इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। इससे इसको 3 टाइम्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा 3/1, यानी कि सही जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी 3:1। नेक्स्ट देखेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द एजम्पशंस ऑफ द मोदी गिलियानी मिलर मॉडल। इनमें से मोदी गिलियानी मिलर मॉडल MM मॉडल की जो एजम्पशन नहीं है वो, हालांकि MM ने 2 अप्रोच दी थी, लेकिन जब सिंपल पूछा जाता है तो हमेशा फर्स्ट अप्रोच के बारे में बात की जाती है। फर्स्ट अप्रोच में ये जो सी इनकी ये एजम्पशन नहीं थी, बाकी तीनों एजम्पशन थी, परफेक्ट कैपिटल, मार्केट इक्विवेलेंट रिस्क क्लास, एब्सेंस ऑफ टैक्सेस। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू BCG बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ए बिजनेस विच हैज हाई ग्रोथ रेट बट ए वीक मार्केट शेयर इज रेफर्ड टू एज। अब BCG ने एक क्या है एक मैट्रिक्स दी जिसमें हम ये लगा सकते हैं किसी बिजनेस को हम डिफाइन कर सकते हैं कि उसकी क्या सिचुएशन चल रही है। इन्होंने बताया कि देखो मार्केट जो है, मार्केट का ग्रोथ एक तरफ लिया, दूसरी तरफ मार्केट में शेयर, यानी कि मार्केट में हमारा शेयर क्या है, हम कितना सेल कर रहे हैं या कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो मार्केट में शेयर, ये मार्केट में ग्रोथ और ये मार्केट में शेयर, ये दिखाता है, ये 2 चीजें ली। अब इन्होंने कहा कि ऐसी संस्था जो दोनों में हाई है, ये मान लो इधर ये हाई है और इधर जाते हैं तो ये लो होते चले जाते हैं, तो दोनों में जो हाई है उसको उन्होंने कहा कि वो तो स्टार है, ग्रोथ भी अच्छा है शेयर भी अच्छा है, तो वो स्टार होता है। उसके बाद उन्होंने कहा कि लेकिन ऐसी संस्था जो ग्रोथ में तो डाउन रहती है, यानी कि यहाँ पे जो रहती है ग्रोथ में तो डाउन रहती है, ग्रोथ कम है अब, लेकिन फिर भी मार्केट शेयर अच्छा खासा है उसका, तो वो कहते हैं वो कैश काउ है, कि भाई अब खत्म होने वाली है कहानी, जितना दूध होना है पी लो अपना अभी, उसके बाद ये ग्रोथ कम होता जा रहा है, तो कैश काउ कहते हैं। उसके बाद तीसरी सिचुएशन हो सकती है ऐसी संस्था जब मार्केट ग्रोथ अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा लेकिन उसका अपना मार्केट शेयर है जो वो कम है, तो ये क्वेश्चन मार्क होता है, यानी कि क्वेश्चन लग गया इस बात पे कि यार ग्रोथ इतना अच्छा है और शेयर अभी भी कम है, ऐसा क्यों है, तो क्वेश्चन लग गया। फिर चौथा एक केस होता है जहां पे ग्रोथ भी कुछ नहीं है, ग्रोथ भी डाउन है, यानी कि ग्रोथ भी इधर आ रहा है डाउन, और जो मार्केट में शेयर है वो भी डाउन है, इसका मतलब इसकी बेचारे को कोई पूछ नहीं रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इमेज नहीं है, ये साइड में पड़ा रहता है, भौंकता रहता है, यानी कि डॉग है, कोई सुनता नहीं है इसकी बात। तो इसमें करंट क्वेश्चन में हमको पूछा था, इसमें पूछा उन्होंने हैज ए हाई ग्रोथ रेट, हाई ग्रोथ रेट होना चाहिए, यानी कि जो ग्रोथ रेट है मार्केट ग्रोथ ये हाई हो। फिर कहा है बट ए वीक मार्केट शेयर, लेकिन मार्केट शेयर जो है वो वीक हो, मार्केट शेयर वीक हो। अब देखो ग्रोथ खूब अच्छा है लेकिन शेयर कम है मार्केट में शेयर, तो ये क्वेश्चन मार्क की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जब अच्छा ग्रोथ रेट है तो शेयर कम क्यों है मार्केट में, सेल कम क्यों है हमारी, तो ये क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डैश इज एन एलाबोरेट टाइम कंज्यूमिंग प्रैक्टिस ऑफ हैविंग manages justify activities and cost as if they were being undertaken for the first time। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक जिसके बारे में बात हो रही है कि वो क्या है, एक एलाबोरेट यानी कि काफी बड़ा विस्तार, टाइम कंज्यूमिंग समय लेने वाला, और ऐसा कार्य है
जिसमें मैनेजर्स को, ये मैनेजर्स है यहाँ पे, मैनेजर नहीं, मैनेजर्स को जस्टिफाई करना पड़ता है हर एक्टिविटी को और हर कॉस्ट को, जैसे कि वो एकदम फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आप चाहे 10 साल से काम कर रहे हो, वो कहेंगे नहीं आपने ये जो बजट में पूछा है कितना खर्चा लगेगा, हमें बताइए कैसे लगेगा, चाहे वो काम बहुत पहले से चला रहा हो, तो हम उसका नई रीजनिंग मांगेंगे। तो इसको कहते हैं जीरो बेस बजटिंग, जो टेक्निक है उसमें अपनाया जाता है। नेक्स्ट है कैलकुलेट हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा का हार्मोनिक मीन निकालिए। तो हार्मोनिक मीन का जो फॉर्मूला है वो इसमें अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर्मूला है हार्मोनिक मीन का, एन लिखेंगे और अपॉन लिख देंगे 1 अपॉन जितने भी हमारे पास ये अवेलेबल होते हैं डेटा, 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 25। इसको पूरे को कैलकुलेट करेंगे और ये आ जाएगा। एन कितना है, एन यहाँ पे 4 आइटम्स हैं तो 4 हो जाएगा। बस इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। ये जो 10 है, 15 है, 20 है, इनका एलसीएम ले लो। तो इधर इसको निकालेंगे तो 4 अपॉन आ जाएगा और इसका एलसीएम निकालोगे तो आ जाएगा कितना, 300 आ जाएगा। 300 से इसको कर देंगे, ये सबसे पहला 10 है तो 10 से जाइएगा 30 टाइम तो ये 30 आ जाएगा। प्लस में ये करेंगे 15 से 20 टाइम तो ये 20 आ जाएगा। ये 20 से करेंगे इसको आ जाएगा 15 टाइम आ जाएगा तो 15 प्लस कर देंगे। इधर 25 से करेंगे तो ये 12 आ जाएगा, 12 टाइम हो जाएगा। अब इसके बाद इनका सबका टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल। इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ 4 अपॉन ये 30, 20, 50, 65 और ये 65 यानी कि 77 आ जाएगा। इसको उलट देंगे 300 ऊपर आ जाएगा, 300 अपॉन 77। अब इसको कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3 4 1200, 1200 बटे 77। अब 77 से करना है इसको तो कैसे करोगे, तो मेरा तरीका होता है कि इसका नज़दीक वाला आइटम देख लो, थोड़ा सा आइडिया लग जाता है कितना आ जाएगा। इसका नज़दीक कर लेंगे, जैसे मान लो 80 अगर ले लोगे तो 8 से 120 को करके देख लो कितना आ जाता है। तो ये 15 8 120 15 8 120 आ जाएगा, तो यानी कि 15 समथिंग आएगा। तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी, या आप पूरा पूरा कर लें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है नाफ्टा इज ए ट्राइलेटरल एग्रीमेंट। नाफ्टा जो है वो 3 देशों का एक एग्रीमेंट है। हालांकि नाफ्टा अब बदल गया है, इसकी जगह नई संस्था बन गई है। इसकी जगह यूएसएमसीए नाम से एक नया एग्रीमेंट, संस्था नहीं है एग्रीमेंट है, सॉरी, यूएसएमसीए नाम से नई संस्था बन गई है। ये पहले ये नाम पता नहीं चलता था, अब ये जो नया एग्रीमेंट बन गया ऐसे नाम पता चल जा रहा है। जैसे इसमें देखोगे तो अब आपको आइडिया भी लग जाएगा कि क्या इसका नाम है। तो इसमें जो शामिल है वो कनाडा, मैक्सिको, यूएस, बस इसका नाम रख दिया यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स। और जो एम है मैक्सिको को बता रहा है, सीए जो है वो कनाडा को बता रहा है। यूएसएमसीए इसका नई एग्रीमेंट का नाम हो चुका है नाफ्टा का। नेगोशिएशन ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट बाय यूनियन एंड मैनेजमेंट। यूनियन यानी कि जो लेबर यूनियन होती है और संस्था का मैनेजमेंट, इनके बीच में नेगोशिएशन होना और तब कॉन्ट्रैक्ट बनना, ये क्या कहलाता है। ये सिचुएशन होती है, इसको बोलते हैं कलेक्टिव बार्गेनिंग। यानी कि सब जो लेबर की तरफ से जो यूनियंस होती हैं उनकी, वो मैनेजमेंट के साथ बातचीत करती है और अपने फेवर में यानी कि अपने एम्प्लॉइज के फेवर में फैसले कराती है, कंडीशन से रिलेटेड या उनके बेनिफिट से रिलेटेड। नेक्स्ट है इन द मैनेजमेंट ग्रिड। मैनेजमेंट ग्रिड में डेवलप्ड बाय ब्लैक एंड मॉर्टन, ब्लैक मॉर्टन ने जो मैनेजमेंट ग्रिड बनाई, एक ऐसा मैनेजर हु हैज हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन के लिए हाई कंसिडरेशन रखता हो, बट लिटिल कंसर्न फॉर पीपल, लेकिन लोगों के लिए लिटिल कंसर्न रखता हो, उसको क्या कहते हैं, उसको बताना है ऐसे मैनेजर को। तो उसको हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं। तो इनका एक जो ये है ब्लैक एंड मॉर्टन का। अब इसमें प्रोडक्शन पे और पीपल पे, जो प्रोडक्शन है उस पे और पीपल पे इसकी ग्रेडिंग एक होती है, ग्रेड बना के दी जाती है। हालांकि इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे मान लो जब वो कम कंसर्न रखेगा तो 1, और जिस पे मिड कंसर्न रखेगा तो 5 एक डेटा यूज कर लिया जाता है 1, और हाई कंसिडरेशन रखता है जिस चीज़ के बारे में उसको 9 रख लिया जाता है। ऐसे प्रोडक्शन और पीपल दोनों के बारे में ऐसे रख दिया जाता है। अगर प्रोडक्शन और पीपल दोनों के बारे में वो बहुत कम सोचता है तो उसको 1-1 कहेंगे, खराब लीडर माना जाएगा वो। अगर वो दोनों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, बहुत ज़्यादा फेवर करता है दोनों चीज़ों का, प्रोडक्शन भी बहुत अच्छा हो, लोगों को भी अच्छी सुविधाएं मिले, तो वो 9-9 कहा जाता है इसको, सबसे अच्छा मैनेजर। अगर वो बैलेंस्ड अप्रोच रखता है तो 5-5 कहते हैं। अगर वो प्रोडक्शन के बारे में बेटर रखता है तो प्रोडक्शन के बारे में 9 दे देंगे, लेकिन लोगों के बारे में 1 है तो 9-1 कह देते हैं। ऐसे ही अगर प्रोडक्शन के बारे में इधर ज़्यादा सोचता है तो 9 दे देंगे, और मान लो पीपल प्रोडक्शन के बारे में कम सोचता है, पीपल के बारे में 1, ऐसे ही इसको देख लें 1-9 जैसे मोटा। तो इसको कई दफ़े करा चुके हैं दरअसल पेपर्स में।
129 का। अब इस केस में हमसे इसने पूछा था हाई कंसिडरेशन फॉर प्रोडक्शन, तो यानी कि ये इस कैटेगरी में आ जाएगा 9(1) मैनेजमेंट में। मतलब वो मशीन की तरह चाहता है काम करना, ज्यादा से ज्यादा काम हो, मशीन जो प्रोडक्शन के प्रति वो ज्यादा आकर्षित है, प्रोडक्शन ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, व्हेन वी जज समवन ऑन द बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन ऑफ द ग्रुप टू विच ही और सी बिलोंग्स वी आर यूजिंग द शॉर्टकट कॉल्ड। जब अब इसमें कहा गया है कि जब हम किसी पर्सन को जज करते हैं बेसिस ऑफ आवर परसेप्शन, अब अपने परसेप्शन के मुताबिक, ऑफ द ग्रुप टू विच ही और सी बिलोंग, उस ग्रुप के प्रति हमारा जो परसेप्शन है, यानी कि जैसे कोई पर्सन किसी एरिया से आता है तो उस एरिया के बारे में हमारा क्या परसेप्शन है। हमने उस एरिया के 2-3 लोगों से मिले, हमें लगा कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं। कोई भी आदमी आया तो हम कह रहे हैं यार बड़ा अच्छा है, ये तो वहाँ का है। या मान लो किसी एरिया का आदमी हमें ठीक नहीं लगा, इवन किसी कास्ट का, इवन किसी रिलीजन का, लोग इस संदर्भ में इसको यूज कर लेते हैं, तो उन सबको खराब मानने लग जाते हैं एक के हिसाब से वो। तो इसको क्या कहते हैं, इसके बारे में इसने पूछा है। तो इसको, इसके लिए टर्म यूज की जाती है यहाँ पे स्टीरियोटाइपिंग। स्टीरियोटाइपिंग कहा जाता है कि मतलब हमने खाली एक अवधारणा बना रखी है कि ये वाले जो लोग होते हैं इनमें ये प्रॉब्लम होती है, तो अब उनमें से कोई अच्छे से अच्छा आदमी आएगा तो हम उसी टाइप से उसको सोचेंगे। सिलेक्टिव परसेप्शन होता है कि हम अपना परसेप्शन सिलेक्टिव रखते हैं, कि मतलब हमने जो सिलेक्ट कर रखा है हमको खाली वही चीज़ सुननी है, वही चीज़ देखनी है। जैसे बहुत सारे लोग न्यूज़ के बारे में करते हैं कि हमको खाली वही वैसा ही न्यूज़ सुनना है, तो उनका परसेप्शन बन जाता है सिलेक्टिव। दूसरे टाइप का न्यूज़ आएगा वो चैनल बदल देंगे या बंद कर देंगे। हेलो इफेक्ट, हेलो इफेक्ट रहता है इस तरीके कि जैसे किसी पर्सन की कोई एक क्वालिटी हमने देखी कि उस जैसे एक पर्सन मान लो हमने देखा कि यार ये तो बहुत अच्छा गाता है, अब वो आया किसी दूसरे काम के लिए, हमने कहा ये तो बहुत अच्छा गाता है यानी कि इस काम में भी अच्छा होगा, तो दूसरी चीज़ों में हम उसको बेवजह अच्छा, ऐसे ही बुरा भी मान सकते हैं हम उसका कि भी एक काम हमने गलत पकड़ा तो अब हम उसको कहेंगे कि सब चीज़ गलत ही करता होगा। कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट होता है कि वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी चीज़ के बारे में हम जिसको देख रहे हैं, लेकिन जब कॉन्ट्रास्ट में देखते हैं तो वो हमको खराब लगने लगी। जैसे हमारे पास हमने कोई कपड़ा देखा कहीं पे दुकान पे, हमने कहा ये बड़ा अच्छा कपड़ा है, तो अब तक हमें अच्छा लग रहा था, लेकिन मान लो उससे भी एक अच्छा कपड़ा आ गया, अब हम कॉन्ट्रास्ट करके देखेंगे तो हम कहेंगे कि नहीं ये अच्छा नहीं है। तो कॉन्ट्रास्ट में जब देखते हैं तो उसमें ऐसा हो जाता है, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट इसको कहते हैं। नेक्स्ट है टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर अप्लाई। कैपिटल स्ट्रक्चर देखिए, जैसे बिल्डिंग स्ट्रक्चर की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है हमारी बिल्डिंग में जितनी भी चीज है उसमें रूम है, रूफ है, फर्श है, फ्लोर है, जो सब शामिल हो जाएगा। तो ऐसे ही जब कैपिटल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो कैपिटल का मतलब देखो, टर्म का मतलब होता है, मैं बार बार कई दफा मैंने बोला कैपिटल मतलब जब भी वर्ड यूज करते हैं तो इसका मतलब लॉन्ग टर्म। तो कैपिटल एक तो जो पैसा लगा हुआ है बिजनेस में, और वो भी केवल लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म का बिजनेस में जो भी फंड लगे हुए हैं वो सब कैपिटल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। इसमें चाहे वो शेयर कैपिटल है, चाहे रिजर्व है, चाहे लॉन्ग टर्म डेट है, ये सब शामिल हो जाएंगे। इसलिए ये इसका ऑप्शन हो जाएगा 1, यानी कि ए इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे वेज रेट 30 पर आवर। जो वेज रेट है वो है 30 पर आवर। स्टैंडर्ड टाइम 6 आवर्स है, एक्चुअल टाइम टेकन 4 आवर्स है, और ascertain द टोटल अमाउंट ऑफ बोनस एंड टोटल अमाउंट ऑफ वेजेज अर्नड अंडर रोवन प्लान। अब रोवन प्लान है वेजेस का, उसमें हमें इसमें कैलकुलेशन करनी है वेजेस की। तो देखो कैसे करेंगे, सीधा रोवन ने कहा कि देखो एक तो सैलरी तो उसको दे ही दो जितना उसका बना, सॉरी उसका वेज जितना बना। तो हमने कहा था उससे कि भी 6 घंटे काम करोगे हम 30 रुपये पर आवर आपको देंगे, लेकिन उसने क्या किया 4 घंटे में ही कर दिया। हमने कहा ठीक है, तो 4 घंटे का तो सीधा तुम्हारा बन ही गया, 30 × 4 यानी कि 120 रुपये तो तुम्हारे ये बन गए। फिर हमने कहा कि अब आपको हम एक बोनस देंगे, और वो बोनस कैसे देंगे कि जितना समय आपने बचा लिया उसके रेट से बोनस दे देंगे। तो जितना समय बचा लिया उसके रेट से बोनस देने का मतलब है कि जो समय बचाया उसका हम प्रोपोर्शन देखेंगे। हमने कहा था 6 घंटे में करना है, उन्होंने कर दिया 4 घंटे में, तो समय कितना बचाया, 2 घंटे। तो हम कहेंगे ठीक है आपने 2 घंटे बचा लिए 6 में से, तो आपने 1/3 समय की बचत कर दी। 2/6 यानी कि 1/3 समय बचा दिया भाई, 6 घंटे में से 2 बचा दिए, 1/3, तो 1/3 समय बचा दिया। कोई बात नहीं है, जितना आपका बन रहा था मजदूरी बन रहा है जो, उसमें से हम उसका 1/3 दे देते हैं आपको। आपने काम भी नहीं करना पड़ा और इसकी आपका पैसा भी मिल गया। तो 1/3 इसको निकाल दो, 40 रुपये आ जाएगा। 40 रुपये आ गया तो 120 और 40 से हो जाएगा 160, ऑप्शन डी आ जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म अटेन्स इक्विलिब्रियम व्हेन। एक परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म है वो इक्विलिब्रियम प्राप्त करती है कब। तो देखिए परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म का मतलब होता है कि ये परफेक्ट कंपटीशन जो फर्म में रहती है, परफेक्ट कंपटीशन में सारी फर्मों में बहुत कंपटीशन होता है, बहुत सारी फर्म होती हैं, बहुत सारे बायर और सेलर सब बहुत होते हैं संख्या में। तो जो मार्केट में रेट प्रीवेल करता है सबको उसी पे बेचना पड़ता है। अच्छा, मार्केट में जो रेट प्रीवेल कर रहा है जब सब उसी पे बेच रहे हैं
तो रेवेन्यू तो जो मिलेगी वो सबको वही मिलेगी रेवेन्यू, यानी कि आप एक यूनिट बेचो वो भी 10 रुपए की बिकेगी, आप दूसरी बेचो वो भी उसके भी 10 ही रुपए मिलेंगे सेकंड के, थर्ड बेचोगे उसके भी 10 ही मिलेंगे। यानी कि जो मार्जिनल है आपकी, मार्जिनल का मतलब होता है एक इकाई एडिशनल बेचने पे जो रेवेन्यू आपको मिलेगी, तो एमआर मार्जिनल रेवेन्यू, एक इकाई एडिशनल बेच दो फिर भी आपको वही 10 ही मिलेंगे। टोटल तो बढ़ता जाएगा, जैसे एक बेचोगे तो 10 की, दो बेचोगे 30 की, तीन बेचोगे 30 की, हाँ रेट उसका 10 है, तो जो मार्जिनल वो 10 है, तो मार्जिनल तो 10 ही रहना है। आगे ये कह रहा है कि वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, तो इक्विलिब्रियम में तब होता है जब वो ऐसी सिचुएशन में आ जाता है कि वहां से फर्दर प्रोडक्शन करने में अब उसको फायदा नहीं है। तो इस सिचुएशन में होता क्या है कि जनरली जब फर्म स्टार्ट करती हैं अपना प्रोडक्शन, तो उनका जो कॉस्ट रहता है कई दफा वो ज्यादा रहता है। समय के साथ साथ प्रोडक्शन जैसे बढ़ता है तो उनकी कॉस्ट क्या है वो कम होने लग जाती है। अब होता क्या है, जैसे जैसे प्रोडक्शन का पैमाना बढ़ता है तो जो मार्जिनल कॉस्ट होती है पहले पैमाने की बचत मिलती है तो मार्जिनल कॉस्ट कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब वो पैमाने की बचत का लेवल समाप्त हो जाता है तो फिर पैमाने की हानि शुरू हो जाती है, तो जो मार्जिनल कॉस्ट है वो फिर से बढ़ने लग जाती है। तो यहाँ तक जैसे मार्जिनल रेवेन्यू ये है, मार्जिनल कॉस्ट ये है, यानी कि ये प्रॉफिट है इसका, तो भी ये सब प्रॉफिट है इसका। लेकिन जैसे ये यहाँ आएगा तो अब ये जो है इसका ये लेवल आ जाएगा कहाँ, जिसके बाद अब इसको आगे प्रोडक्शन नहीं करना चाहिए, उससे आगे करेगा तो ये सेल में रहेगा। तो इसी सिचुएशन को इसका इक्विलिब्रियम कहा जाता है, जब एम आर कहो, इवन ए आर बी सी को कहते हैं, एम आर बराबर ए आर बराबर एम सी मार्जिनल कॉस्ट, जिस पॉइंट को हो जाते हैं ये इक्विलिब्रियम होता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन बी, एम आर बराबर एम सी। नेक्स्ट, हु फर्स्ट इम्पोज्ड इनकम टैक्स इन इंडिया एंड इन विच ईयर, वो कौन थे जिन्होंने भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स लगाया था, आयकर, और किस वर्ष में लगाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर जेम्स विल्सन 1860 में ये भारत का बजट इन्होंने बनाया था और उसमें टैक्स लगाया था। नेक्स्ट है, विच वन इज नॉट ए सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इनमें से रिक्रूटमेंट का, भर्ती का स्रोत कौन सा नहीं है। तो जो ऑप्शंस दिए हैं गिवन, फॉर्मर एम्प्लॉय ये स्रोत है, यहाँ से हमें एम्प्लॉयज मिल जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से भी हमें एम्प्लॉय मिल जाते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट ये एक टेस्ट है ना कि सोर्स है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज यहाँ से भी एम्प्लॉय मिलते हैं। स्कीमिंग इन ई बैंकिंग, अब ये मार्केटिंग नहीं ई बैंकिंग के बारे में बात कर रहे हैं। ई बैंकिंग के बारे में, ई बैंकिंग के मामले में जो स्कीमिंग होती है इसका मतलब होता है कि कार्ड से कॉपी, कार्ड जो है उससे इंफॉर्मेशन चोरी करना और उससे फ्रॉड करना, पैसा निकाल लेना, तो ऑप्शन ए इसके लिए सही ऑप्शन होगा। नहीं ये नहीं है, ये कुछ और बोल रहा है, ये कह रहा है आइडेंटिफाइंग फ्रॉडस्टर्स को आइडेंटिफाई करना कि वो कॉपी कर रहे हैं, ये नहीं है। स्कीमिंग दरअसल वो मल प्रैक्टिसेस है जिसमें कोई कार्ड से इंफॉर्मेशन चोरी करता है। जैसे बहुत सारे लोग एटीएम, जब हम एटीएम कार्ड बैंक में यूज करते हैं तो वहां पे कुछ लोग क्या करते हैं, बहुत ही माइक्रो कैमरा लगा देते हैं और हमारी जो इंफॉर्मेशन होती है एटीएम की वो उसको रीड कर लेते हैं। इवन हम जो पिन कोड डालते हैं उसको भी वो उस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं और बाद में उस इंफॉर्मेशन को देख लेते हैं। या इवन कई दफा हम शॉप्स पे या दुकानों में या मॉल्स में अपना स्वाइप कराते हैं कार्ड को, तो वहाँ स्वाइप मशीन के साथ वो लगा देते हैं, बहुत माइक्रो एक उनका चिप रहता है उसको लगा देते हैं, जो हमारा कार्ड को वो स्वाइप करते समय उसकी कॉपी कर लेता है वहां पे। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन चोरी करके और फिर उसका मिसयूज करना वो स्कीमिंग कहलाता है। तो ये ऑप्शन इनमें कोई शायद है नहीं, इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। जो मीनिंग है वो मैंने बता दिया है, ऑप्शन मुझे इसमें से सब ये अलग लग रहे हैं। मल्टीपल ट्रांजेक्शन, एक मैन्युफैक्चरर बाई करता है सर्टेन एसेंशियल स्पेयर्स आउटसाइड सप्लायर से ₹40 में, टोटल एनुअल रिक्वायरमेंट है 45,000 सेट की, एनुअल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन्वेंट्री में 10%, कॉस्ट लाइक रेंट, स्टेशनरी, इंश्योरेंस, टैक्स, ये सब मिला करके है ₹1। ये यहाँ पे बंद है लाइन। आगे है फिर कि कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, ये एन है एंड नहीं है, एक ऑर्डर प्लेस करने की कॉस्ट ऑफ है। कैलकुलेट करना है टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर, दो ऑर्डर में टाइम गैप कितना लगेगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें निकालना होगा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होगी एक ऑर्डर की। तो ई ओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालने का फॉर्मूला होता है रूट, जो सालाना ये √2 इंटू में एनुअल हमारी डिमांड है 45,000 इंटू में ऑर्डर कॉस्ट ₹5, अपॉन कर देंगे, ये 45,000 है, अपॉन कर देंगे कैरिंग कॉस्ट इन्वेंट्री की,
तो इन्वेंट्री का एक सेट की कीमत है 40 और जो कॉस्ट है वो 10% है। 40 का 10% आ जाएगा 4 रुपया। 4 रुपया ये आ जाएगा प्लस 1 रुपये ये आ रही है रेंट स्टेशनरी वगैरह की, तो 4 1 5 रुपया हो गई कुल मिलाकर के। 5 से 5 कट जाएगा और ये आ जाएगा रूट 45 इंटू 2 हो जाएगा 90,000। अब रूट 90,000 को कैलकुलेट करेंगे, ये आ जाएगा 300। तो EOQ तो आ गई 300। अब देखेंगे इसके बाद के नंबर ऑफ ऑर्डर कितने बनेंगे हमारे। नंबर ऑफ ऑर्डर अगर इस क्वांटिटी में ऑर्डर मंगाएंगे तो नंबर ऑफ टोटल ऑर्डर हो जाएगा, टोटल हमें 45,000 की रिक्वायरमेंट है सालाना। एक ऑर्डर में हम 300 मंगाएंगे एक बार में, तो टोटल ऑर्डर हो जाएंगे 300 से इसको डिवाइड कर देंगे और ये आ जाएंगे 150। अब 150 ऑर्डर को निकाल लेंगे हम कि टाइम गैप कितना रहेगा। तो टाइम गैप निकालने के लिए क्या करेंगे, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, और 365 को डिवाइड कर देंगे 150 से। 150 से डिवाइड करो कितना आ जाता है, 150 से इसको डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा 2.43 डेज। नेक्स्ट देखेंगे विच वन इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है जो ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि जो फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो ऑर्डर होते हैं संस्था के, आदेश होते हैं, निर्देश होते हैं, उनसे हटके जो लोग आपस में अपने स्वयं के लिए, स्वयं के अच्छे रिलेशंस के लिए करते हैं, तो इनमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती है। इसमें पूछा है कि कौन सी लिमिटेशन नहीं है, तो इसकी लिमिटेशन स्पीड नहीं है, क्योंकि स्पीड तो अच्छी बात है, स्पीड की वजह से इंफॉर्मेशन जल्दी चली जाती है, ये अच्छा है। बाकी जो रूमर उड़ जाती हैं ये इसकी कुछ खामियां हैं। इनएडिकेसी पर्याप्त रहता है, चेंजिंग इंटरप्रिटेशन चेंज हो जाता है, पर्सन टू पर्सन अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट कर लेता है। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द वन फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज नॉट ए टाइप ऑफ डिसइक्विलिब्रियम ऑन द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री। बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है कि एक कंट्री का दूसरे देशों के साथ जो पेमेंट का आना और पेमेंट का जाना रहता है उसका बैलेंस, और डिसइक्विलिब्रियम रहता है उसमें परेशानियां ना, कि जैसे मान लो विदेशों से मुद्रा आती है और हमारे यहाँ से जो मुद्रा आती है उसमें डिसइक्विलिब्रियम हो जाना। अब इसमें पूछा है कि कौन सा डिसइक्विलिब्रियम का टाइप नहीं है। जो टाइप नहीं है उसकी पहचान करनी है। इसमें से जो टाइप नहीं है उसकी पहचान करने के लिए हमें देखने होंगे किस किस टाइप के डिसइक्विलिब्रियम इकोनॉमी में होते हैं। तो इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम हो जाते हैं, शॉर्ट टर्म हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म जो होते हैं, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम कुछ समय के लिए रहते हैं। इसके अलावा लॉन्ग टर्म हो सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म होते हैं उनको टेम्पोरेरी कहते हैं, जो लॉन्ग टर्म होते हैं उनको सेकुलर कहते हैं। तो टेम्परेरी हो सकते हैं, सेकुलर हो सकते हैं। इसके अलावा बिजनेस में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, उनको कहते हैं साइक्लिकल, उच्चावचन आते रहते हैं। और उसके अलावा स्ट्रक्चर में चेंजेस आते रहते हैं, तकनीक बदली, किसी एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में चेंजेस, उनको कहते हैं स्ट्रक्चरल चेंजेस। तो ये मेजर चेंजेस होते हैं, डिसइक्विलिब्रियम होते हैं, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम का कारण बनते हैं। तो साइक्लिकल है, सेकुलर है, स्ट्रक्चरल है, सेक्टोरल नहीं है। ये डी जो है ये नहीं होगा, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फोर्स इन द पोर्टर्स 5 फोर्सेज मॉडल। तो पोर्टर के जो 5 फोर्सेज मॉडल है ये कई दफा कराए जा चुके हैं, इनको देख लेंगे। सटीक क्वेश्चन है डायरेक्ट, इसमें कोई कंसेप्ट छपा हुआ नहीं है। पोर्टर के जो 5 मॉडल हैं उनकी जो पोर्टर का जो मॉडल है उसमें 5 फोर्सेज हैं। उन 5 फोर्सेज में से इनमें से किसको वो फोर्स नहीं मानते हैं उसकी पहचान करनी है। तो कंटेम्परेरी प्रोडक्ट ये उसको फोर्स नहीं मानते हैं पोर्टर, बाकी जो है ये आते हैं। नेक्स्ट है इन केस द पी क्वांटिटी क्यू एंड चेंज डेल्टा आर रिप्रेजेंटेड, ये प्राइस है दरअसल। इन केस द प्राइस पी फॉर प्राइस, ये क्वांटिटी है, ये चेंज है डेल्टा के लिए, आर रिप्रेजेंटेड बाय रिस्पेक्टिव सिंबल्स गिवन इन द ब्रैकेट्स द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज मेजर्ड बाय। अब देखिए प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि किसी चीज की डिमांड में प्राइस की वजह से जो चेंज आता है उसको मापना, प्राइस इलास्टिसिटी कहलाता है। अब उसका फॉर्मूला होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, उसका फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड निकालने का तरीका होता है कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी, यानी कि डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। ये दरअसल अलग तरीके से दिया है, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू। और फिर होता है अपॉन डेल्टा
पी यानी कि चेंज इन प्राइस अपॉन पी यानी कि जो ओरिजिनल प्राइस है, बस इसको ऊपर ले आएंगे इन दोनों को, तो ये हो जाएगा पी अपॉन डेल्टा पी। अब ये फॉर्मूला ढूंढ लो, इनमें से कौन सा इस टाइप का बैठ रहा है। तो इनमें से जो फॉर्मूला इस टाइप का बैठ रहा है वो है ये बी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर डेल्टा क्यू अपॉन क्यू अपॉन डेल्टा पी अपॉन पी। अच्छा, ये तो उन्होंने सीधा ही लिखा हुआ है, तो यही है बी। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश्ड द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो की स्थापना भारत सरकार ने कब की थी? फैक्चुअल क्वेश्चन है, 1954 में। नेक्स्ट है मार्केट सब डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स। बिहेवियर जो कंज्यूमर्स की होती है उनके आधार पे मार्केट को डिवाइड करना, सब डिवाइड करना, ये कहलाता है क्या? ऑप्शन है सेगमेंटेशन, बाजार विभक्तिकरण, बाजार के अलग अलग सेगमेंट तय करना। नेक्स्ट है इफ ए बिल इज एक्सेप्टेड ऑन 23 नवंबर 2016, अगर एक बिल एक्सेप्ट किया जाता है 23 नवंबर 2016 को फॉर 2 मंथ्स, 2 महीने के लिए, तो 2 महीने लगा दो पहले तो इसके, नवंबर से दिसंबर जनवरी, यानी कि 23 जनवरी हो जाएगा। तो 23 जनवरी हो गया एक। तो इसके बाद फिर कहा गया है व्हाट विल बी द ड्यू डेट फॉर पेमेंट ऑफ बिल, ड्यू डेट क्या होगी? तो 3 दिन ग्रेस के जोड़ो, इसमें 3 दिन तक ग्रेस के जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26 जनवरी। अब 26 जनवरी हम जानते हैं, सबको पहले से पता होता है कि एक गजटेड हॉलीडे है भारत को, 15 अगस्त और 26 जनवरी 2 अक्टूबर, जिनके बारे में हमें पहले से पता हो वो सब गजटेड हॉलीडेज, प्लस संडे जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है। ऐसे केस में जो ड्यू डेट होती है वो एक दिन पहले ही हो जाती है, जैसे जो 26 है उससे एक दिन पहले हो जाएगी तब, क्योंकि भी सबको पहले ही पता था कि ये छुट्टी का दिन रहेगा, तो 25 हो जाएगी। करेक्ट जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो सी, 25 जनवरी। विच वन इज ए प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फेयोल, इनमें से हेनरी फेयोल का जो प्रिंसिपल है उसकी पहचान करनी है। तो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये हेनरी फेयोल का प्रिंसिपल है। नेक्स्ट बाकी नहीं है, हेनरी फेयोल के 14 प्रिंसिपल्स हैं, वो याद रहने चाहिए, एक दफा कम से कम पता रहने चाहिए कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है एक फर्म में ए और बी पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं 4:3 में, उन्होंने एडमिट किया सी को 2/7 शेयर के लिए फर्म में। सी टेक्स हिज शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, अपना शेयर इक्वली ए और बी से ले रहा है, तो 2/7 को इक्वली ले रहा है, इसका मतलब 1/7 ए से ले रहा है और 1/7 बी से ले रहा है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना है, तो ए का है 4, इसका मतलब है 4/7 पहले से है ए का, बी का 3 है यानी कि 3/7, 4/3 होता है। तो ए का 4/7 में से 1/7 इसको दे देगा तो इसका बच जाएगा 3/7, तो 3/7 तो ए का बच जाएगा, बी का बच जाएगा 3/7 में से 1/7 गया तो 2/7, तो बी का 2/7 बच जाएगा और सी का 2/7 है ही, तो रेशो कितना आ जाएगा 3:2, तो सही जो रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया, आयात निर्यात बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक सेटअप किया गया था कब? तो इसका जो सही जवाब है फैक्चुअल क्वेश्चन है 1982। नेक्स्ट है व्हाट टाइप ऑफ अकाउंट आर इन्वॉल्व्ड इन ट्रांजैक्शन परचेज फर्नीचर फॉर कैश, नकद में फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया और कैश गया, तो ये 2 तरीके का अकाउंट है। अब ये किस टाइप के अकाउंट है ये बताना है खाली, फर्नीचर भी रियल है कैश भी रियल है, तो रियल अकाउंट ऑप्शन बी। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज का मेजर, तो फाइनेंशियल लीवरेज का इसमें फॉर्मूला खाली याद रखना है। फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला जो गिवन है, इनमें से जो फाइनेंशियल लीवरेज का करेक्ट फॉर्मूला है वो है ऑप्शन बी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन अर्निंग बिफोर टैक्स, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट मैच, इनमें से करेक्ट मैच करना है कौन सा सही है, बाकी नहीं है, एक केवल करेक्ट है उसकी पहचान करनी है। तो बी एफ स्किनर इन्होंने दी थी रीइंफोर्समेंट थ्योरी, ये सही है। नेक्स्ट है बस ये लास्ट क्वेश्चन हो गया। तो ये था डिस्कशन आज के इस पेपर के बारे में। कमेंट के माध्यम से आप बता सकते हैं वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, और बाकी वीडियोस बाकी पेपर्स अगर चाहिए तो कम से कम आप कमेंट करें, तो बाकी पेपर्स भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।